किंग एल्रिक के जाने के बाद जियांग फे ने आराम से अपना लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट रिवॉर्ड चेक किया। जब क्वेस्ट पूरी हुई और जियांग फे को 1 अरब एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे, तब उसका पूरा ध्यान सिर्फ सिल्फी पर था, क्योंकि वो बहुत सारे नागस को मारने में बिजी थी। शॉर्ट में कहें तो जियांग फे लेवल 62 से लेवल 68 पर लेवल अप हो गया था और उसके एक्सपीरियंस गेज में 40% एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। 5000 रेपुटेशन पॉइंट्स ने पूरी मर्फोल्क रेस का रेपुटेशन लेवल बढ़ाकर रिस्पेक्ट कर दिया था। एरियल पहले से ही इन्फैचुएटेड स्टेट में थी, इसलिए इस रिवॉर्ड का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे एक रिंग भी मिली थी। मर्फोक्स वेंजेंस रिंग होली आइटम, फिजिकल अटैक प्लस 10,000, स्ट्रेंथ प्लस 200, वाइटैलिटी प्लस 200, इक्विप permanently increases 1 point of attack for every Naga race killed. Equip permanently increases 2 points of strength for every Naga race leader tier boss killed. Equip permanently increases 3 points of vitality for every Naj race lord tier boss killed. Equip obtain the skill Angel of Revenge. Morph into the Angel of Revenge, increasing 100% attack and attack speed and gains immunity to all crowd control status effect. Cannot be used in conjunction with other morphing skill. Equip permanently increases the active duration of Angel of Revenge with every Overlord tier Naga race boss. Equip requirement, admire reputation level of Merfolk race. Note, Vengeance is the child of the original Sinroth, which is also the main driving force. Whoa! एक होली आइटम, जियांग फे खुशी से चिल्लाया। मर्फोक्स वेंजेंस पहला होली आइटम नहीं था जो जियांग फे ने देखा था। जियांग फे टोटल 3 कलेक्ट कर चुका था। सिल्फी के पास भी एक था, इसलिए एक होली आइटम देखकर जियांग फे उतना हैरान नहीं हुआ। लेकिन मर्फोक्स वेंजेंस पहला ऐसा होली आइटम था जो सच में अपने टियर के लायक था। जियांग फे के पास जो होली आइटम्स थे उनमें नेफिलिम्स 2-हैंडेड सॉर्ड, 4th प्रिंसेस कर्टिस का शैडो आर्मर और एक मैप था जो टूम ऑफ द पोप तक जाता था, जिसे उसने जबरदस्ती वसूला था। भले ही ये सब उसके पास थे, फिर भी उसने कभी इन्हें पब्लिक में यूज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि शैडो फैक्शन और लाइट फैक्शन उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसका मतलब जियांग फे के पास सिर्फ एक होली आइटम बचा जिसे वो सबके सामने यूज कर सकता था। इस रिंग की सबसे अच्छी बात यह थी कि ये एक इवॉल्विंग आइटम था। जब तक जियांग फे नागा रेस में तबाही मचाता रहेगा, वो हर किल के साथ और स्ट्रांग होता जाएगा। किसी दिन शायद ये बाकी होली आइटम से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। फिलहाल जियांग फे के सामने बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मर्फोक रेस का रेपुटेशन लेवल सिर्फ रिस्पेक्ट पर था। उसे और रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म करने थे, जो बहुत मुश्किल काम नहीं था। एरियल पूरी तरह से जियांग फे पर फिदा थी। इजाबेला भी थी, लेकिन इजाबेला के केस में वो जियांग फे की पेट थी। इस वजह से वो जियांग फे को क्वेस्ट्स देने की एबिलिटी खो चुकी थी। एरियल अभी भी एक एनपीसी थी और वो लगातार जियांग फे को क्वेस्ट्स दे सकती थी। रोमियो टाइटल के एक्टिव होने से जियांग फे बहुत जल्दी रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म कर सकता था। कुल मिलाकर इजाबेला का सिल्फी पर गुस्सा होने के अलावा उसे मर्फोक रेस का अप्रूवल, ढेरों एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक सुपर पावरफुल रिंग मिल गई थी। अब किंग एल्रिक जा चुके थे। एरियल ने अपने पिता के साथ जाकर मामले को सुलझाने के लिए जियांग फे से विदा ली। किंग एल्रिक को घेरने के लिए भेजे गए लगभग सारे नागा सोल्जर्स मारे जा चुके थे, इसलिए अब उनके खिलाफ जंग छेड़ने का बिल्कुल सही समय था, क्योंकि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी थी। एक प्रिंसेस होने के नाते एरियल को अपना फर्ज निभाना था और उनकी मदद करनी थी। ग्रुप में एक लड़की कम होने से जियांग फे की टेंशन थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बाकी दोनों लड़कियां जियांग फे का अटेंशन पाने के लिए आपस में कम्पीट करने लगी थीं। हस्बैंड, डार्लिंग। जब जियांग फे अपनी इन्वेंट्री सेट कर रहा था, दोनों लड़कियां उसके पास आईं और दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि इजाबेला, जो हमेशा तीखी मिर्ची बनी रहती थी, उसने भी जियांग फे को बुलाने का तरीका बदल दिया था। FCK माई लाइफ, मैंने ऐसा क्या पाप किया था? जियांग फे ने मन ही मन खुद को कोसा। वो इस सिचुएशन से इतना परेशान हो गया था कि उसका मन किया उसी सेकंड गेम से लॉग आउट कर जाए। लड़कियों को हैंडल करना जियांग फे के बस की बात नहीं थी। पहले जब वो छोटा था, उसने बहुत सारी यंग अडल्ट कॉमिक्स और नॉवेल्स पढ़ी थीं। उस समय वो बस घर में घुसा रहने वाला लड़का था जिसे ऐसी गेम्स खेलना पसंद था जिनमें सेक्सी लड़कियां हों। उसे हमेशा लगता था कि दोनों तरफ से लड़कियों का गले लगाना दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होगी। लेकिन अब जियांग फे का सामना असली रियलिटी से हुआ था और वो ये सोचकर ही घबरा रहा था कि अगर एरियल भी इस झगड़े में कूद पड़ी तो क्या होगा। इमोशंस को हैंडल करने के मामले में जियांग फे दुनिया का सबसे बड़ा नूब था। जियांग फे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इन दो जेलस लड़कियों को कैसे हैंडल करे जो उसका प्यार पाने के लिए बेताब थीं। शुक्र है कि इजाबेला और सिल्फी यांग सिस्टर्स की तरह क्यूट होने के साथ साथ चालाक नहीं थीं। अगर वो वैसी होती तो जियांग फे बिना कुछ सोचे इन दोनों को पैसों के लिए बेच देता। जहां एक तरफ जियांग फे इन लड़कियों को झेलते झेलते पूरी तरह थक चुका था, वहीं रियल वर्ल्ड में कुछ और ही चल रहा था। चाइना के नॉर्थ वेस्ट में कहीं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एक रिसर्चर एक लंबे कॉरिडोर में भागते हुए सामने वाले किसी इंसान पर चिल्ला रहा था, लीडर लीडर, नंबर 15 और नंबर 19 एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम में नई प्रोग्रेस दिखी है।
जो आदमी लीडर था वो उसके पास आया। देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ह्यूमन पर्सनालिटी में एक और बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं। एक और है, नंबर 35 ने भी इमोशनल प्रोग्राम के मामले में गजब का इंप्रूवमेंट दिखाया है। रिसर्चर ने लीडर को पेपर से भरा एक क्लिपबोर्ड दिखाते हुए कहा। HMPH, ये 3 और एक और प्रोग्राम नंबर 23 सबने अपनी प्रोग्रामिंग में इंप्रूवमेंट दिखाया है क्योंकि वो वर्डियो ग्लाइडर नाम के प्लेयर के कॉन्टैक्ट में आए थे। कुछ तो गड़बड़ है। इन रिपोर्ट्स में बार बार ये वर्डियो ग्लाइडर नाम ही क्यों आ रहा है? लीडर ने सोच में पड़ते हुए कहा। क्या हमें बीच में दखल देना चाहिए? रिसर्चर ने पूछा। नहीं, अभी नहीं। पहले हमें ऑब्जर्वेशन जारी रखनी होगी। अगर मेरी थियोरी सही है, इसी बीच कुछ और प्रोग्राम्स को वर्डियो ग्लाइडर से इंटरैक्ट करने के लिए भेजो। अगर उन प्रोग्राम्स में भी पहले वाले प्रोग्राम्स जैसी कोई बात दिखे तो मुझे रिपोर्ट करना। यस सर, अभी करता हूं सर, रिसर्चर ने कहा। डार्लिंग, तुम देख रहे हो ना ये क्या कर रही है? हस्बैंड। जियांग फे के माथे पर सिलवटें और गहरी होती जा रही थीं। इजाबेला किसी बंदर के बच्चे की तरह जियांग फे के हाथ से चिपकी हुई थी। दूसरी तरफ सिल्फी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसने खुद को जियांग फे पर थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस वहीं खड़ी अपनी पपी आइज से जियांग फे को देख रही थी। ये पूरा ड्रामा पूरे 30 मिनट तक चला और फिर जियांग फे के सब्र का बांध टूट गया। तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ, मैं एक निगोशिएटर को लाता हूं, जियांग फे ने गुस्से में कहा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन का इस्तेमाल करके एरियल को समन कर लिया। एरियल पहले तो हैरान हुई, लेकिन जब उसे समझ आया कि जियांग फे ने उसे समन किया है तो वो शांत हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। लड़ाई खत्म हुए काफी देर हो गई है, तुम अभी तक यहीं क्यों हो? एरियल ने पूछा। इन दोनों की वजह से? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एरियल। क्या तुम इनका कुछ कर सकती हो? इनका झगड़ा रुकवा सकती हो? जियांग फे ने कहा। जियांग फे के एरियल से मदद मांगने की वजह बहुत सिंपल थी। जब एरियल ने अचानक जियांग फे पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन यूज किया था तो इजाबेला गुस्से से उबल रही थी, लेकिन 30 मिनट अकेले बिताने के बाद ही इजाबेला ने एरियल को अपनी छोटी बहन मान लिया था। इसलिए उसके पास पक्का पावर ऑफ फ्रेंडशिप जैसी कोई स्किल होगी जिससे वो इस गुस्सैल छोटी प्रिंसेस को शांत कर सके। जियांग फे का फैसला बिल्कुल सही था। एरियल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का नेचुरल टैलेंट था। जब उसने जियांग फे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उसे इजाबेला के साथ सिर्फ आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ा गया था और उतने में ही उसने इजाबेला की सारी उलझनें सुलझा दी थीं और दोनों बहनों की तरह बाहर आई थीं। जियांग फे ने तीनों लड़कियों को अकेला छोड़ दिया और कुछ देर बाद तीनों वापस आ गईं। भले ही सिल्फी और इजाबेला के बीच का माहौल इजाबेला और एरियल जितना इंटीमेट नहीं था, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर नहीं उतारू थीं। डार्लिंग, मैंने सब हैंडल कर लिया, छोटी मर्मेड खुशी से चिल्लाई। एरियल ने भी जियांग फे को बुलाने का तरीका बदल दिया था। सच कहें तो जियांग फे को डार्लिंग, हस्बैंड या ऐसे किसी भी इंटीमेट नाम से बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर मेरे लिए और कोई काम नहीं है तो मैं अब चलती हूं, मुझे अपने पिता की मदद करनी है, एरियल ने मुड़कर जाते हुए कहा। रुको, जियांग फे ने एरियल के पीछे भागते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि ये छोटी मर्मेड अभी जाए। अगर इजाबेला और सिल्फी फिर से लड़ने लगी तो बीच बचाव के लिए उसे एरियल की जरूरत पड़ेगी। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूं डार्लिंग? एरियल ने पूछा। URHM, सच कहूं तो मुझे तुम्हारा अकेले अपने पिता की मदद करना ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी इस काम में अपना हाथ बटाने दो, जियांग फे ने कहा। वो असल में उसे ये नहीं बता पाया कि वो एरियल को अपने पास रोकना चाहता था ताकि जब प्रिंसेस और असैसिन फिर से शोर मचाना शुरू करें तो वो वहीं हो। दूसरा कारण ये था कि वो चाहता था कि एरियल उसे कुछ क्वेस्ट्स दे जिससे जियांग फे कुछ मर्फोक रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म कर सके। तुम कितने अच्छे हो डार्लिंग। एरियल खुशी से उछलकर जियांग फे के गले लग गई। उसने उसके गाल पर किस भी किया। चलो चलें, मेरे पिता तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश होंगे। ये सुनकर अच्छा लगा, जियांग फे ने कहा। जब उसके पिता को पकड़ा गया था तब जियांग फे बीच में नहीं पड़ सका क्योंकि वो बहुत वीक था और वो नहीं चाहता था कि नागा गलत फैक्शन से दुश्मनी मोल लें। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, जियांग फे को जल्द से जल्द वो रिंग पहननी थी। इसके अलावा एक फायदा ये भी था कि जियांग फे नागस को मारकर उस रिंग को और भी स्ट्रांग बना सकता था। जियांग फे ने स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और सब उस पर बैठ गए। 3 लड़कियों और जियांग फे के बैठने से वो विशाल ड्रैगन अब उतनी तेजी से नहीं उड़ पा रहा था। सिल्फी खुद उड़ सकती थी पर वो जियांग फे का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वो ड्रैगन का बोझ कम कर सकती थी, लेकिन उसने जियांग फे के पास रहना ही चुना। ओ मैन, अब हम 4 लोग हो गए हैं। अगर हुआ मुलान ने भी अचानक साथ आने का फैसला कर लिया तो क्या होगा? जियांग फे ने मन ही मन सोचा। वो सेंट ऑफ द लाइट के बारे में भी भूल चुका था। जियांग फे ने रोमियो टाइटल की पावर को बहुत कम आंका था। जैसे जैसे वो और क्वेस्ट्स पूरी करता जाएगा, पक्का और भी लड़कियां उस पर इन्फैचुएटेड होती जाएंगी। ये गिनती अब सिंगल डिजिट में नहीं रहने वाली थी। भले ही जियांग फे एक साधु की तरह रहने का फैसला कर ले और लड़कियों से बात करना छोड़ दे, फिर भी कुछ ऐसी फोर्सेस थीं जो उसे कोर्ट करने के लिए ढेर सारी फीमेल NPCs भेजती रहेंगी। जियांग फे को अंदाजा ही नहीं था कि उसे एक एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
इससे पहले कि उसे इतनी सारी लड़कियों के साथ रहने के साइड इफेक्ट समझ आते, किसी और ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया था जिसे रोकना नामुमकिन था। जब फीमेल एनपीसीएस अपनी प्रोग्रामिंग में इंप्रूवमेंट लाएंगी तो इसका फायदा सीधा रिसर्चर्स को मिलेगा। कोई ऐसा भी होगा जो आखिर में जियांग फे की इस हालत पर हंस रहा होगा। थोड़ी देर बाद ही सही, ड्रैगन आखिरकार एक छोटे से आइलैंड पर लैंड कर गया जहां किंग एल्रिक खुद अपने ट्रूप्स को कमांड कर रहे थे। उस आइलैंड पर दो फोर्सेज मौजूद थीं। एक तरफ किंग एल्रिक अपने ट्रूप्स को अरेंज कर रहे थे, हर मौजूद ट्रूप को इकट्ठा कर रहे थे और घायल सैनिकों को वापस भेज रहे थे। आइलैंड की दूसरी तरफ नागास थे। वो मरफोक जितने लकी नहीं थे। मरफोक ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था और वो बस जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पिताजी, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाई हूं। वर्डियोर ग्लाइडर ईस्टर्न सी नागस को मारने में आपकी मदद करना चाहते हैं। एरियल ड्रैगन से कूदकर अपने पिता के पास भागते हुए बोली। क्या सच में? बहुत अच्छे लड़के। अगर ऐसा है तो जायंट वेल का चार्ज लो और नागा के मेन कैंप पर अटैक करो, किंग एल्रिक ने गर्व से कहा। उनके नजरिए से जियांग फे फोर हेवन सेजेस का डिसाइपल था। जियांग फे को अपनी तरफ करने के लिए किंग एल्रिक ने उसे अपनी मिलिट्री में एक हाई रैंकिंग पोजीशन देने का फैसला किया था। ईस्टर्न सी नागा आर्मी लड़ने की हिम्मत पहले ही खो चुकी थी। मरफोक आंखें बंद करके भी ये जंग आसानी से जीत सकते थे। सच कहा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सोल्जर्स को कौन लीड कर रहा है, क्योंकि दुश्मन लगभग अपनी तलवारें डाल चुके थे। मॉर्गन के नेस्ट पर हमला करना इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि किंग एल्रिक ने अपने बेटे की जगह जियांग फे को ये ऑनर देने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन जियांग फे इस ऑनर के लायक था। डिंग! द मास्टर ऑफ द सेवन सीज, किंग एल्रिक हैज अ क्वेस्ट फॉर यू। डिस्ट्रॉय द रिमेन्स ऑफ द नागा। विल यू एक्सेप्ट इट? मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, किंग एल्रिक, जियांग फे ने कहा। ये जानते हुए कि किंग एल्रिक पहले ही उसका फेवर पाने के लिए इतना कुछ कर चुके थे, जियांग फे ने भी उनके साथ खेलने का फैसला किया। उसके लिए ऑनर या अकॉम्प्लिशमेंट से ज्यादा क्वेस्ट्स और रिवॉर्ड जरूरी थे। जैसे जैसे क्वेस्ट्स मुश्किल होती जाती थी, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता जाता था। ये उसके लिए हर तरफ से जीत थी। जितनी जल्दी वो और रेपुटेशन पॉइंट्स हासिल करेगा, उतनी जल्दी वो रिंग पहन पाएगा। जब वो आसमान में ही था, उसने नोटिस किया था कि अभी भी वहां काफी सारे नागा सोल्जर्स बचे हुए थे, हालांकि उन सबकी हालत खराब थी। अभी के लिए जियांग फे उन्हें सिर्फ मरफोक्स वेंजेंस के अपग्रेड मटीरियल्स के तौर पर देख रहा था। वो जितनों को मारेगा, रिंग उतनी ही बेहतर होती जाएगी। किंग एल्रिक से क्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही जियांग फे ने नोटिस किया कि उसे कमांडर का रोल मिल गया है। ये सिर्फ जायंट वेल ट्रूप तक ही लिमिटेड था, जिसने उसे ये अथॉरिटी दी थी कि जब भी जायंट वेल ट्रूप का कोई भी मेंबर किसी को मारेगा तो वो किल जियांग फे के नाम पर गिना जाएगा। हालांकि इससे मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम हो जाएंगे, लेकिन रिंग की वजह से अभी सबसे ज्यादा जरूरी किल काउंट ही था। सब लोग मेरे पीछे आओ, जियांग फे ने जायंट वेल ट्रूप को नागा के नेस्ट की तरफ ले जाते हुए जोर से कहा। मास्टर ऑफ द सेवन सीज ने अपनी सबसे स्ट्रांग ट्रूप को जियांग फे की कमांड में दे दिया था। चूंकि उन्हें नहीं पता था कि जियांग फे कितना ताकतवर है, इसलिए जियांग फे की जीत पक्की करने के लिए उसे अपनी सबसे स्ट्रांग ट्रूप देना ही सही था। जायंट वेल ट्रूप में ऐसे वेल वॉरियर्स थे जो कम से कम 7 मीटर्स लंबे थे। उन सब के पास 5 मीटर्स लंबा आयरन स्पीयर था, जिसका सिरा स्पाइरल था। जिसके भी शरीर में ये घुसा, उसकी हड्डियां और मसल्स कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जियांग फे ने उन वॉरियर्स पर एक नजर डाली और नोटिस किया कि वो सब लेवल 75 एडवांस्ड एलीट एनपीसीएस थे। उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज नागा ब्रूट्स के बराबर ही थीं। अगर किंग एल्रिक जियांग फे को यही सबसे स्ट्रांग ट्रूप दे सकते थे, तो इससे यही साबित होता था कि जियांग फे ये जंग जीतने के काबिल था। दसियों हजार जायंट वेल वॉरियर्स को बचे हुए नागा सोल्जर्स को मारने के लिए लीड करने के बाद वो अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव नागा के नेस्ट की तरफ बढ़ा। जाहिर है, सिल्फी और इजाबेला हर वक्त जियांग फे के साथ थीं और जायंट वेल वॉरियर्स के साथ मिलकर अटैक कर रही थीं। आरियल जियांग फे के साथ नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी किंग के साथ थी और बचे हुए सैनिकों को उनकी सही ट्रूप्स में भेज रही थी। चलो इन्हें नर्क दिखाते हैं, जियांग फे ने नागा के नेस्ट पर अटैक का ऑर्डर देते हुए चिल्लाकर कहा। यह जंग उतनी ब्रूटल या एक्साइटिंग नहीं थी जितनी जियांग फे ने उम्मीद की थी। नागा सोल्जर्स ने कोई खास टक्कर नहीं दी, क्योंकि वो पहले ही टूट चुके थे और बुरी तरह हार चुके थे। अपने मेन पावर हाउस मॉर्गन को खोने के बाद उनके पास सिर्फ कुछ हजार एडवांस्ड एलीट नागा सोल्जर्स बचे थे। बाकी की मिलिशिया में सिर्फ बूढ़े नागा थे, जिन्हें बिल्कुल आखिरी मौके पर भर्ती किया गया था। जाहिर है, मिलिट्री पावर में इतने बड़े फर्क के साथ नागा 1 के मुकाबले 10 की बुरी हार से हार गए। उनके पास जीतने का एक रत्ती भर भी चांस नहीं था। जियांग फे नागा के नेस्ट की तरफ बढ़ा और उसने नागास को काटना शुरू कर दिया। आधे घंटे से भी कम समय में वहां दूर दूर तक कोई नागा नहीं बचा था। जायंट वेल ट्रूप्स बिना किसी कैजुअल्टी के नागा के नेस्ट से बाहर आ गईं। चूंकि जियांग फे कमांडर था, उसे टोटल लगभग 10 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे और उसने होली आइटम मरफोक्स वेंजेंस के स्टैट्स भी बढ़ा लिए थे। जंग खत्म होने के बाद जियांग फे क्वेस्ट सबमिट करने और अपना रिवॉर्ड लेने के लिए किंग एल्रिक के पास वापस जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो नेस्ट से बाहर निकल पाता, सिस्टम ने उसे गेम से लॉग आउट कर दिया। वो नागस को मारने में इतना मगन था कि सिस्टम टाइम चेक करना ही भूल गया।
जियांग फे उठा तो उसने खुद को कैप्टन की चेयर पर सोते हुए पाया। उसकी धीमी सांसों के अलावा वहां बिल्कुल शांति थी। एक बहुत ही धीमी इलेक्ट्रॉनिक बजिंग की आवाज के अलावा जियांग फे को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। भले ही रात काफी लंबी थी, 0541 अभी भी शिप के डेटा सेंटर के साथ सिंक कर रहा था। भले ही 0541 का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसने वो बायो पोशन बना लिया था जो जियांग फे ने मांगा था। आने दो इस दर्द को, कम से कम मैं इसके लिए तैयार तो हूं, जियांग फे ने चिल्लाकर कहा। उसने वो पोशन लिया और पूरी बोतल गटक गया ताकि वो सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रह सके। बोतल का पूरा पोशन निगलते ही वो जल्दी से शिप की ठंडी सख्त जमीन पर लेट गया और एक भयानक और जानलेवा दर्द झेलने के लिए खुद को तैयार कर लिया। कुछ ही सेकंड्स बाद दर्द बहुत तेजी से उठा। आने दो, URGHHH, WOOOAHH, दिखाओ अपना दम, OWWW, उफ, ये बहुत ज्यादा है। पूरी जमीन जियांग फे के पसीने से भीग चुकी थी। भले ही पोशन के एक घूंट से ताकतवर बनना अच्छा था, लेकिन इसके लिए उसे जो दर्द सहना पड़ता था वो हमेशा उसे अपने फैसलों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता था। समंदर की गहराई में कोई रोशनी नहीं थी और जियांग फे को पता भी नहीं चला कि उसे कितनी देर तक ये टॉर्चर सहना पड़ा। जब तक वो इस दर्द से लड़ने की हिम्मत जुटा पाता, उसे एहसास हुआ कि वो नर्क जैसा समय खत्म हो चुका था। उसने उठने की बहुत कोशिश की और आखिरकार लड़खड़ाते हुए कैप्टन की सीट तक पहुंच ही गया। इस बार का दर्द उसके पिछले सारे पोशंस के दर्द को मिलाकर भी कहीं ज्यादा था। भले ही वो इसके लिए मेंटली तैयार था, लेकिन उसने दर्द की हद को बहुत हल्के में ले लिया था। आधा घंटा हांफने और आराम करने के बाद जियांग फे की सांसें आखिरकार नॉर्मल हो पाईं। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसके पैरों, पेट, हाथों और सिर में एक जोरदार टीज उठी। वो तुरंत वापस सीट पर गिर गया। कंग्रेचुलेशंस कैप्टन, आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, 0541 ने कहा। लग रहा था कि 0541 का सिंग आखिरकार पूरा हो गया था। कभी कभी मुझे सच में लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, जियांग फे ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। वो उस वक्त बहुत वीक था। कंग्रेचुलेशंस कैप्टन, ऐसा लगता है कि आपके अंदर का एनर्जी लेवल स्टैंडर्ड बिगिनर लेवल 4 मेटा ह्यूमन लेवल तक पहुंच गया है, 0541 ने कहा। ऐसा ही लग रहा है, जियांग फे ने कहा। भले ही वो हिलने डुलने के लिए बहुत कमजोर था, लेकिन वो कम से कम अपने अंदर एनर्जी के बहाव को महसूस कर सकता था। पहले उसे लगता था कि उसके अंदर की एनर्जी बिना किसी फॉर्म के बह रही है। अब वो महसूस कर सकता था कि एनर्जी एक लिक्विड फॉर्म में कॉन्डेंस हो गई थी। अगर वो अपने अंदर की एनर्जी को और कॉन्डेंस कर ले तो वो इसे अपनी पहले वाली स्ट्रेंथ से कम 10 गुना ज्यादा ताकत में बदल सकता था। सिंकिंग कैसी रही, जियांग फे ने पूछा। क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर था, इसलिए जियांग फे ने 0541 से ही बात करना बेहतर समझा। शिप के बाकी हिस्सों के साथ खो गए थोड़े से डेटा को छोड़कर मैं प्रैक्टिकली फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रिस्टोर हो गया हूं। जब तक मेरे पास काफी पावर है, मैं पहले से 9 गुना ज्यादा स्ट्रांग हूं, 0541 ने कहा। तो क्या तुम मेरे लिए एक परफेक्ट मार्शल स्किल बना सकते हो, जियांग फे ने पूछा। वो ये बात नहीं भूला था, क्योंकि यही उसका मेन गोल था। हाँ, 0541 ने कहा और वो तुरंत अपने काम में लग गया। मार्शल स्किल पर काम शुरू करने से ठीक पहले 0541 ने कहा, कैलकुलेशंस में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी, लेकिन इसे पूरा होने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। हालांकि पावर कंजम्पशन के साथ कैलकुलेशन एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए मैं इस ऑपरेशन के दौरान कोई और फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्या आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जियांग फे ने कहा। इसके साथ ही 0541 शांत हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स की बजिंग आवाज फिर से आने लगी। जियांग फे ने 0541 को बिना किसी रुकावट के काम करने दिया, क्योंकि फिलहाल जियांग फे खुद कुछ करने के हालात में नहीं था। वो इस समय का इस्तेमाल अपनी थकान मिटाने के लिए कर सकता था, जब तक 0541 अपना काम करता। जियांग फे ने कुछ खाना और पानी निकाला और कैप्टन की सीट पर आराम करने लगा। 4 घंटे का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि खाना खाने के बाद जियांग फे ने थोड़ी देर झपकी भी ले ली थी। जब 0541 ने कैलकुलेशंस पूरी की तो उसने जियांग फे को नींद से जगा दिया। भले ही उसे अभी भी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। कैप्टन, मैं अब मार्शल स्किल प्रोजेक्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए, 0541 ने कहा और जियांग फे के सामने एक होलोग्राम प्रोजेक्ट कर दिया। हाँ, मैं इसे कैसे सीखूंगा? 0541 की मार्शल स्किल कोई किताब नहीं थी, बल्कि एक होलोग्राफिक स्टिक फिगर था जो इधर उधर मूव कर रहा था। शब्दों या लिखित रूप का इस्तेमाल करना सीखने का कोई सही तरीका नहीं है। कई बार थोड़ी सी भी गलतफहमी किसी को गलत मूव सिखा सकती है। कॉन्टेक्स्ट को गलत समझने से प्रैक्टिस के दौरान किसी का दिमाग भी खराब हो सकता है। मैं अभी सिर्फ मूव्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, मैं इस नॉलेज को सीधा आपके दिमाग में इम्प्रिंट भी कर दूंगा। तुमने अभी क्या कहा? नॉलेज इम्प्रिंटिंग? जियांग फे हैरान रह गया। सही कहा, नॉलेज इम्प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल क्लास में टीचर के ना होने पर किया जाता है। प्लैनेट नामिक के स्टूडेंट्स इसी तरीके से बेसिक्स की नॉलेज हासिल करते थे। हालांकि फिजिकल रूप से इसका इस्तेमाल किए बिना नॉलेज को इम्प्रिंट करना बेकार होगा। इंसान को सीखी गई जानकारी को याद करके उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे इंसान होमवर्क कहते हैं, 0541 ने कहा। जब 0541 ने कहा था कि डेटा सेंटर के साथ सिंक करने के बाद उसके फंक्शंस बढ़ गए हैं, तो जियांग फे ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि 0541 के पास ऐसा भी कोई फंक्शन होगा। ये तो बहुत बढ़िया है। क्या तुम मुझे लैंग्वेजेस की नॉलेज भी दे सकते हो? मैं कुछ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस सीखना चाहूंगा, जियांग फे ने कहा। जियांग फे की मेमोरी अच्छी थी, लेकिन लैंग्वेज सीखना एक ऐसा काम था जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। अगर 0541 सीधा उस नॉलेज को उसके दिमाग में इम्प्रिंट कर दे, तो वो आसानी से कई लैंग्वेजेस समझने और बोलने के काबिल हो जाएगा। मार्शल स्किल से अलग, लैंग्वेज सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी जिसे वो तुरंत इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि इसके लिए जियांग फे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी। उसे बस विदेशी शब्द के साथ सही कॉन्टेक्स्ट को मैच करना था, और जियांग फे दूसरे लोगों से आसानी से बात कर पाएगा, भले ही वो एक नॉर्मल बातचीत ही क्यों ना हो। ठीक है, 0541 ने कहा। इसके कहते ही जियांग फे के माथे पर एक नीली रोशनी चमकी। थोड़ी देर बाद जियांग फे महसूस कर सकता था कि उसके दिमाग में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है। बीम बंद होने के बाद जियांग फे के सिर में भयानक दर्द उठने लगा। कैप्टन, इन्फॉर्मेशन के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। आपका दिमाग इम्प्रिंटिंग के इस तरीके का आदी नहीं है। आपके दिमाग को रिकवर होने में कुछ घंटे लगेंगे, 0541 ने कहा। ठीक है, तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। जियांग फे ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसने अपने दिमाग को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन एक के बाद एक आती जा रही थी। जियांग फे ने फिर से हिम्मत जुटाई और कैप्टन की सीट पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उस सारी नई इन्फॉर्मेशन को समझने लगा जो उसके दिमाग में पागलों की तरह घूम रही थी। कुछ देर बाद जियांग फे ने सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट कर लिया था। उसने 8 नई लैंग्वेजेस सीख ली थीं, और साथ ही वो मार्शल स्किल भी जो इम्प्रिंटिंग में शामिल थी। भले ही वो मार्शल स्किल्स जानता था, लेकिन उन्हें फिजिकल रूप से इस्तेमाल करने के लिए अपने दिमाग से बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल था। वो जल्दी ही समझ गया कि 0541 ने पहले होमवर्क के बारे में क्या समझाया था। खैर, जियांग फे का सिर अभी भी भन्ना रहा था, और उसने तय किया कि वो फिर से हिलने डुलने से पहले अपनी आंखें बंद करेगा और सारी नई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सॉर्ट करेगा। समंदर की गहराई तक बाहर की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए जियांग फे को पता नहीं चला कि उसे खुद को एडजस्ट करने में कितना समय लगा। जब तक उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके सिर का दर्द थोड़ा कम हुआ, तब तक वो 8 लैंग्वेजेस और यहां तक कि मार्शल स्किल में भी पूरी तरह से मास्टर हो चुका था। 0541, इस मार्शल स्किल का नाम क्या है? मेरे पास मार्शल मूव्स कैलकुलेट करने की एबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन इसे कोई नाम देने के लिए मुझमें क्रिएटिविटी नहीं है। आपको इसे कोई नाम देने की कोशिश करनी चाहिए, 0541 ने कहा। जियांग फे को हल्का सा महसूस हुआ था कि ब्रिज में पहली बार कदम रखने पर 0541 की पर्सनैलिटी बेहतर हुई थी, लेकिन डेटा सेंटर के साथ 0541 के सिंक होने के बाद जियांग फे साफ बता सकता था कि 0541 की पर्सनैलिटी सच में बहुत इंप्रूव हो गई थी। एक नाम जियांग फे थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। ओरिजिन फोर्स कैसा रहेगा? जियांग फे ने कहा, और इस तरह उसने पूरी दुनिया की शायद सबसे पावरफुल मार्शल स्किल का नाम रख दिया था। जियांग फे ने उस मार्शल स्किल का नाम ओरिजिन फोर्स रखा था, क्योंकि वो जिस एनर्जी का इस्तेमाल करता था उसका नेचर ही कुछ ऐसा था। जहां तक उसे समझ आया था, मार्शल आर्टिस्ट्स और मेटा ह्यूमंस 2 अलग अलग तरह की एनर्जी इस्तेमाल करते थे। मार्शल आर्टिस्ट्स इनर क्यू इस्तेमाल करते थे, जबकि मेटा ह्यूमंस, जिन्हें आमतौर पर म्यूटेंट्स कहा जाता था, वो फायर, वाटर, विंड, साइकिक, टेलीकिनेसिस जैसी नेचुरल एनर्जी और खास एट्रीब्यूट्स वाली दूसरी एनर्जीज का इस्तेमाल करते थे। जियांग फे की एनर्जी का सोर्स वो खुद था। ये एक तरह की प्योर एनर्जी थी। वो समझ गया था कि उसकी पावर का अपना कोई एट्रीब्यूट नहीं था, और कुछ खास तरीकों से इसमें एट्रीब्यूट्स डाले जा सकते थे। 0541 की मार्शल स्किल में बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स थे। हर स्टाइल अलग तरह के आउटपुट के लिए अलग तरह का एनर्जी सर्कुलेशन इस्तेमाल करता था। अलग अलग एक्टिवेशंस और मूवमेंट से जियांग फे अपनी एनर्जी को अटैक या डिफेंस में बदल सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो मार्शल आर्टिस्ट समेत बाकी मेटा ह्यूमंस एक ही एट्रीब्यूट वाले मैजिशियंस की तरह थे। दूसरी तरफ जियांग फे सारे एलिमेंट्स का मास्टर था। जाहिर है, वो अभी लेवल 4 के सिर्फ इनिशियल स्टेज पर था। ट्रेनिंग के साथ जियांग फे और भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। वो अलग अलग तरह के दुश्मन या एक साथ कई दुश्मनों का सामना कर सकता था। वो किसी खास दुश्मन को हराने के लिए अपने एट्रीब्यूट्स को आराम से एडजस्ट कर सकता था, जिससे उसकी कॉम्बैट प्रॉवेस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। अब जब मूव्स और स्टाइल्स उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो चुके थे, जियांग फे उनकी प्रैक्टिस करने और अपने मूव्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो अभी भी ब्रिज के अंदर था, क्योंकि वहां बहुत सारी नाजुक मशीनरी रखी हुई थी, इसलिए उसे जमीन पर वापस जाने तक इंतजार करना था। क्या अब चलने का समय हो गया? जियांग फे ने पूछा। जैसा आप कहें, 0541 ने जवाब दिया। ठीक है, फिर अब ब्रिज को समेटने और वापस अपने देश चलने का समय आ गया है। जाने के लिए तैयार होते हुए जियांग फे ने कहा। समझ गया कैप्टन। जियांग फे सील डोर की तरफ बढ़ा और उसने वो वेटसूट पहन लिया जिसे 0541 ने रीडिजाइन करके मटीरियलाइज किया था। उसके एयर कंप्रेशन चेंबर में घुसने से पहले 0541 ने एक बार फिर बैरियर लगा दिया और वो पानी में उतर गए।
बाहर आते ही जियांग फे ने शिप की दीवार पर अपने हाथ रखे। 0541 को शिप की अथॉरिटी मिल चुकी थी और इसे रिंग के अंदर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। एक सफेद सिल्वरी रोशनी चमकने के साथ ही शिप वहां से गायब हो गया और जियांग फे ऊपर जाने के लिए अपनी तलवार पर सवार हो गया। जब उसने पहली बार समंदर की गहराई में गोता लगाया था तो उसे गहराई का एक अजीब सा डर महसूस हुआ था। अब भले ही वो ऊपर जा रहा था, फिर भी वो डरा हुआ था। हालांकि उसने अपने हाथों से एक जायंट मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन वो असली मॉन्स्टर का सिर्फ एक डाउनग्रेडेड वर्जन था। भगवान जाने असली मॉन्स्टर कहाँ था। कल 0541 ने जो बताया था उसके हिसाब से एक बड़े एलियन बीस्ट को कुछ हजार साल जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ भले ही वो वॉइड मैंटा को हरा सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो असली एलियन मॉन्स्टर को हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि उसका पावर लेवल 4 के पीक पर था। आधे घंटे बाद जियांग फे वापस सरफेस पर आ गया और सूरज की गर्मी ने उसका स्वागत किया। जियांग फे खुद पर हंसा कि वो फालतू में चिंता कर रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उस एलियन बीस्ट को पता चल सके कि जियांग फे ने उसके बच्चे को मारा है। कुल मिलाकर जियांग फे सही सलामत समंदर के सरफेस तक पहुंचने पर बहुत ज्यादा रिलीव्ड था। जियांग फे ने 0541 के पावर रिजर्व्स का काफी इस्तेमाल किया था और उसके बदले में उसे बहुत कुछ मिला भी था। उसे न सिर्फ ब्रिज ऑफ ब्रेव हार्ट मिल गया था, बल्कि उसने लेवल 4 इनिशियल स्टेज की पावर भी हासिल कर ली थी। 0541 के थरो स्कैन्स के मुताबिक जियांग फे की असली कॉम्बैट पावर एक इंटरमीडिएट लेवल 4 की थी। उसका अभी का लेवल सिर्फ टेम्पररी था, क्योंकि उसने अभी तक ऑरिजिन फोर्स को परफेक्ट नहीं किया था। एक बार जब वो इसे अच्छे से सीख लेगा तो शायद वो लेवल 4 के पीक स्टेज वाले से भी लड़ पाए। भले ही वो ना लड़ पाए, लेकिन कम से कम उसे इंटरमीडिएट लेवल 4 से नीचे का कोई फाइटर परेशान नहीं कर पाएगा। 0541 अभी पावर रिजर्व का लेवल क्या है? हवा में तलवार पर उड़ते हुए जियांग फे ने पूछा। पावर रिजर्व अभी 14% पर है। अगर मैं कोई डिफेंसिव सिस्टम एक्टिवेट ना करूं तो ये पावर रिजर्व मुझे काफी लंबे समय तक फंक्शन करने देगा, 0541 ने कहा। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे वार्न कर देना, जियांग फे ने कहा। वो अंदाजा लगा सकता था कि 0541 का अभी का पावर लेवल उसे लेवल 4 पीक स्टेज के किसी एक अटैक को ब्लॉक करने में मदद कर सकता है। मैं थोड़ा थक गया हूं। 0541 प्लीज मुझे आराम करने के लिए कोई आइलैंड ढूंढ कर दो। हमें पावर हासिल करने की प्लानिंग शुरू करनी होगी, जियांग फे ने कहा। ठीक है, हॉवरबोर्ड पर कोऑर्डिनेट सेट कर रहा हूं, 0541 ने जवाब दिया और तलवार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जल्द ही जियांग फे एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गया। जब तक जियांग फे ने उस आइलैंड पर डेरा जमाया तब तक शाम के लगभग 5 बज चुके थे। 0541 के मुताबिक चाइना में अभी दोपहर के लगभग 3 ही बजे थे। फिलहाल जियांग फे के पास 2 चीजें थीं जिन पर उसे ध्यान देना था। पहला था ऑरिजिन फोर्स में मास्टर होना और दूसरा 0541 के लिए तुरंत एक पावर सोर्स ढूंढना। वो अब बाहर आ चुका था और इतनी जल्दी अपनी जर्नी खत्म नहीं करना चाहता था। रातों रात ऑरिजिन फोर्स में पूरी तरह से मास्टर होना नामुमकिन है। अगर मैं गलत हूं तो बताना, लेकिन क्या हम सच में ऑस्ट्रेलिया के पास हैं? जियांग फे ने पूछा। ये सही है कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के ढेर सारे डिपॉजिट्स थे और उनमें से ज्यादातर पर बड़ी कॉर्पोरेशंस का कब्जा था। भले ही वो पहले उनसे चोरी कर चुका था, लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता था। इसकी वजह बहुत सिंपल थी। जिन लोगों के यहां उसने चोरी की थी उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर उसने दोबारा उनसे चोरी करने की हिम्मत की तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। जियांग फे ऑस्ट्रेलियंस के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। गिल्टी फील करते हुए जियांग फे ने कोई और जगह ढूंढने का फैसला किया। 0541 जहां तक मुझे याद है, यूरेनियम माइंस में हमें जो जापानीज मिले थे उनके पास अभी भी एनरिच्ड यूरेनियम का काफी स्टॉक बचा हुआ था, जियांग फे ने कहा। मुझे चेक करने दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड रिकॉर्ड्स के हिसाब से जापानीज के पास सच में बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल मौजूद है, जो पूरे देश के पावर यूसेज से भी कहीं ज्यादा है। कुछ देर शांत रहने के बाद 0541 ने कहा। ओ नो, इसका मतलब जापानीज एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर रहे हैं। जियांग फे चिल्लाया। उसने अपना मन बना लिया था। अगर जापानीज कुछ गड़बड़ कर रहे थे तो वो उनके खिलौने ही छीन लेगा, लेकिन उसे ये पता लगाना था कि वो कहां थे। दुनिया भर के लोगों के साथ जियांग फे के कनेक्शंस ना के बराबर थे। वो सिर्फ 2 लोगों को जानता था जिनके जापानीज के साथ कनेक्शंस थे, तियान्यू और फीनिक्स। हथियारों के बिजनेस की वजह से तियान्यू के उनके साथ कनेक्शंस थे। दूसरी तरफ फीनिक्स उन जापानीज को बर्बाद करने के रास्ते पर थी जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था। क्योंकि वो लगभग ऑल पावरफुल थी, इसलिए शायद उसे कुछ पता हो कि जापानीज दुनिया से क्या छिपा रहे थे। पहले तियान्यू से ही पूछ लेना सही रहेगा। ये सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर था। अगर जियांग फे फीनिक्स से बात करना चाहता तो उसे अपने कंधे के निशान से उसे समन करना पड़ता। ये किसी डियोस एक्स माशिना की बहुत बड़ी बर्बादी होती। हे ब्रदर यू, मुझे कुछ गंदी चीजें ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, जियांग फे ने कहा। रुको, तुम किस तरह की गंदी चीजों की बात कर रहे हो?
वो जिनमें जापानीज और न्यूक्लियर पावर शामिल है, जियांग फे ने कहा। अभी इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। क्या कोई खास बात है? हाँ, तियान्यू ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मुझे कुछ खबर मिली है। ऐसा लग रहा है कि जापानीज ने न्यूक्लियर वेपन्स की रिसर्च और डेवलपमेंट में कुछ नई प्रोग्रेस की है। जियांग फे की बात आधी सच थी। सच में? मैं अभी किसी को चेक करने के लिए कहता हूं। जापानीज ने इस बार अपने प्लान्स बहुत अच्छे से छिपाए हैं। मेरे जासूस कोई भी काम की खबर नहीं निकाल पाए। जियांग फे की बात सुनकर हाँ तियान्यू सच में हैरान था। ठीक है, तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। जियांग फे ने सिर हिलाया और फोन काट दिया। चूंकि हाँ तियान्यू से कोई काम की न्यूज़ नहीं मिली थी, इसलिए जियांग फे थोड़ा निराश हो गया। छोड़िए इसे कैप्टन, अपनी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप जल्दी से ओरिजिन फोर्स में मास्टर हो जाएं। 0541 ने सलाह दी। मुझे इसी से काम चलाना होगा। जियांग फे ने सिर हिलाया। हाँ, तियान्यू के पास कोई न्यूज़ नहीं थी और उसे नहीं पता था कि फीनिक्स कहाँ है, इसलिए फिलहाल वो न्यूक्लियर फ्यूल्स चुराने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही सकता था। भले ही जियांग फे के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन 0541 के पास अभी काफ़ी एनर्जी बची थी, इसलिए ये पिछली बार जितना अर्जेंट नहीं था। बेकार में रिस्क लेकर यूरोप वैटिकन से दुश्मनी मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चूंकि एनर्जी वाली बात को कुछ देर के लिए साइड में रखा जा सकता था, जियांग फे ने अपना पूरा ध्यान अपने लिए बनी उन एक्सरसाइजेस पर लगा दिया। एनर्जी मूवमेंट के अलग अलग तरीके अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिखाते थे। भले ही मूवमेंट का हर तरीका जियांग फे के दिमाग में छप चुका था, लेकिन अगर वो उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे अभी और प्रैक्टिस करनी थी। जियांग फे इस वक्त जिस छोटे से आइलैंड पर था, वो एक सुनसान जगह थी। भले ही ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ एक काफ़ी फ्लैट एरिया था जो जियांग फे की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। जब उसने प्रैक्टिस करने का मन बना लिया था तो जियांग फे ने आलस करने के बारे में सोचा भी नहीं। आखिर मेटाह्यूमन कम्युनिटी बहुत खतरनाक थी। स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ पहचान और रुतबा ही नहीं था, बल्कि जिंदगी भी था। इसके अलावा ये सिर्फ जियांग फे की खुद की जान का सवाल नहीं था, बल्कि उसके पेरेंट्स की जान का भी था। इसलिए जियांग फे प्रैक्टिस के दौरान बिल्कुल ढिलाई नहीं बरत सकता था। जैसे जैसे जियांग फे ने पंच और किक मारना जारी रखा, उसकी बॉडी की एनर्जी बार बार स्टिमुलेट होने लगी, कभी एक भड़कती आग की तरह तो कभी जमा देने वाली ठंड की लहर बनकर। जियांग फे के हाथों और पैरों से अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाली एनर्जी निकलकर चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। ये ओरिजिन फोर्स उन 4 लो लेवल मार्शल आर्ट्स टेक्निक से बिल्कुल अलग थी जो जियांग फे ने पहले सीखी थीं। भले ही वो चारों टेक्निक्स बड़े बड़े मार्शल आर्ट सेक्ट से आई थीं, लेकिन वो लोअर लेवल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए सिर्फ बेसिक स्किल्स थीं। उनमें मास्टर होने के बाद भी जियांग फे अपनी एनर्जी बाहर नहीं निकाल पाता था। लेकिन इस बार भले ही जियांग फे ने ओरिजिन फोर्स को बस हल्का सा ही समझा था, वो दूर से ही दूसरों को घायल कर सकता था। जियांग फे अब कोई बिगिनर नहीं था। पहले उसने वो 4 मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स इसलिए चुनी थीं जिनमें एनर्जी बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उसका अपना एनर्जी लेवल सिर्फ लोअर लेवल 2 पर था। उतनी सी एनर्जी के साथ वो चाहकर भी मुश्किल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स नहीं सीख पाता। लेकिन 1 महीने से भी कम समय में जियांग फे की एनर्जी लोअर लेवल 4 तक पहुंच गई थी। ये पहले से बिल्कुल अलग ही लेवल था। पहले सीखी गई चारों मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स पूरी तरह बेकार नहीं थीं। उन चारों टेक्निक्स के फाउंडेशन की वजह से जियांग फे के लिए इस ओरिजिन फोर्स में मास्टर होना आसान हो गया था। पिछली टेक्निक्स की प्रैक्टिस से उसे जो नॉलेज और स्किल मिली थी, उससे ओरिजिन फोर्स को अपनाना उसके लिए काफ़ी आसान हो गया। जैसे जैसे जियांग फे प्रैक्टिस करता गया, उसका जोश और भी बढ़ता गया। अपने हर पंच और किक के साथ वो जोर से गुर्राता। वो देखने में बहुत कूल और खतरनाक हद तक पावरफुल लग रहा था। बम! जियांग फे का पंच हवा में निकला और बर्फीली एनर्जी की एक लहर ने 7-8 मीटर दूर रखी एक चट्टान को जमाकर बर्फ के एक बड़े टुकड़े में बदल दिया। हाँ, जियांग फे ने अपना पैर घुमाया और आग उगलती एनर्जी की एक लहर निकली, जिसने उस जमी हुई चट्टान के चीथड़े उड़ा दिए। हे! जियांग फे ने अपने दोनों मुक्के जमीन पर दे मारे और एक ऐसी शॉकवेव निकली जिसे आंखों से साफ देखा जा सकता था। 7-8 मीटर दूर रखा एक बड़ा पत्थर उस झटके से अचानक हवा में उड़ गया। वो आसमान में आतिशबाजी की तरह फूट गया, लेकिन उसके आसपास की बाकी चट्टानों और पेड़ों को कोई खरोंच नहीं आई। अपनी नई एबिलिटीज देखकर जियांग फे खुद हैरान था। इस ओरिजिन फोर्स के साथ जियांग फे की कॉम्बैट पावर कम से कम दोगुनी हो गई थी। एक बार जब वो इन टेक्निक्स को अच्छे से समझ लेगा और इनके हिसाब से अपनी टैक्टिक्स बना लेगा, तो वो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल 4 के दुश्मनों को भी बड़े आराम से हरा पाएगा। आसमान अचानक काला हो गया था। जियांग फे समय का ध्यान ही भूल गया था। पेट से आती गुड़गुड़ाहट की आवाज ने आखिरकार जियांग फे का ध्यान उसकी कड़ी प्रैक्टिस से तोड़ दिया। साय! इसमें कोई शक नहीं कि हाई लेवल्ड मेटाह्यूमन्स इन लो लेवल्ड वालों को नीचा समझते हैं। लेवल 4 पर पहुंचने से पहले कोई सच में सिर्फ तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं होता। जियांग फे ने गहरी सांस ली। भले ही अभी उसके पास सिर्फ लोअर लेवल 4 की एनर्जी थी, लेकिन जियांग फे को यकीन था कि वो अपने इक्विपमेंट की पावर्स के बिना भी सैकड़ों पीक लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट्स को आसानी से हरा सकता है। वो उन्हें सिर्फ अपनी एनर्जी और इस ओरिजिन फोर्स के दम पर हरा सकता था। इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। भले ही ये सिर्फ एक लेवल का छोटा सा फर्क था,
लेकिन लेवल 3 और लेवल 4 के बीच पावर गैप बहुत बड़ा था। लेवल 3 मेटा ह्यूमंस अभी भी क्लोज कॉम्बैट में ही लड़ते थे। भले ही उन्होंने अपने अटैक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन की भयानक पावर के सामने ये कुछ भी नहीं था। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए जियांग फेई को एक चट्टान मिली और वो उस पर बैठ गया। फिर उसने अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना और पानी निकाला। जब जियांग फेई का खाना खत्म हुआ तो आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए जियांग फेई अब और प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। वो चट्टान पर ही बैठा रहा और 0541 से बातें करने लगा। जब उसे लगा कि काफी समय हो गया है तो जियांग फेई गेम में चला गया। आखिर गेम खेलते समय जियांग फेई अपनी कुछ टेंशन दूर कर सकता था और उसकी बॉडी भी डीप स्लीप स्टेट में जा सकती थी। इस तरह उसकी बॉडी को बेहतर आराम मिल सकता था। इसके अलावा जियांग फेई को हमेशा याद था कि 0541 ने उसे एक बार बताया था कि अगर वो इस गेम को आखिर तक खेलेगा तो उसे एक ऐसा फायदा मिलेगा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। गेम में आते ही जियांग फेई को एहसास हुआ कि वो अभी भी उस विशाल आर्मी के बीच में ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्लेयर्स के जाते ही गेम की हर चीज फ्रीज हो जाती थी। इसलिए इजाबेला और सिल्फी को पता भी नहीं चला था कि जियांग फेई जा चुका है। चलो वापस चलते हैं, जियांग फेई ने दोनों लड़कियों से कहा। आखिरकार उसने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली थी। नागा साइरेंस का बेस कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अंदर मौजूद कोई भी नागा साइरेंस अब वेल वॉरियर्स के खूनी हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगी। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। रेस वॉर्स इतनी ही बेरहम होती थीं। जिन सीनियर ऑफिशियल से पूछताछ करनी थी उनके अलावा बाकी किसी के भी जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। भले ही नेफिलिम्स की डार्क फैक्शन और सेलेस्टियल्स की लाइट फैक्शन हजारों सालों से एक दूसरे से लड़ रही थीं, लेकिन वो एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हारने वाले सरेंडर कर देते तो उन्हें जीतने वालों के साथ जुड़ने पर जिंदा रहने दिया जाता। इसी वजह से दोनों तरफ से कोई भी जंग के दौरान जानबूझकर आम लोगों को नहीं मार रहा था। सी रेसेस की बात अलग थी। मरफोक्स और नागा साइरेंस एक रेस वॉर लड़ रहे थे। दोनों साइड्स सिर्फ दुश्मन के हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स को कुछ समय के लिए जिंदा रखती थीं ताकि उनके अपने बड़े लोग पकड़े जाने पर वो बंदियों की अदला बदली कर सकें। इसके अलावा आम सैनिकों और लोगों को बिल्कुल भी बंदी नहीं बनाया जाता था और तुरंत मार दिया जाता था। ये बेरहमी किस हद तक थी, जमीन पर रहने वाली रेसेस इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थीं। जियांग फेई के उस विशाल आर्मी को जीत दिलाने के बाद मास्टर ऑफ द सेवन सीज एल्रिक ने उसकी तारीफ की। जैसा सोचा था, एक यंग टैलेंट। तुमने इतनी जल्दी नागा साइरेंस का बेस तबाह कर दिया। डिंग। क्वेस्ट कंप्लीट। Obtained 22 million experience points. Obtained 5000 gold coins. Obtained 3000 reputation with the merfolk. जियांग फेई को क्वेस्ट रिवॉर्ड्स मिल गए। ये बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन क्वेस्ट भी तो आसान थी। ये नाम का वॉर क्वेस्ट असल में बस हथियारों के साथ एक मार्च था। जियांग फेई इतने रिवॉर्ड्स पाकर ही बहुत खुश था, लेकिन वर्शिप के लेवल तक पहुंचने के लिए उसे थोड़ी सी रेपुटेशन और चाहिए थी। इसलिए जाहिर है जियांग फेई को और भी मेहनत करनी थी। मास्टर एल्रिक, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं? जियांग फेई ने पूछा। एल्रिक को समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि सच में जियांग फेई के करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। नागा साइरेंस अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे। सारा मिलिट्री काम अब जनरल्स का था। उसने पहले ही अपने बेटे के हिस्से का मिलिट्री काम जियांग फेई को करने दिया था। अब किसी और जनरल का काम छीनना सही नहीं होता, है ना? वो अपने बेटे का काम जियांग फेई को दे सकता था और उसका बेटा कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक ही परिवार के थे। लेकिन अगर उसने अपने जनरल्स का काम लिया तो वो पक्का शिकायत करेंगे। अगर वो कुछ ना भी कहें तो भी इससे आपस में अनबन हो सकती थी। इसलिए एल्रिक बड़ी अजीब मुश्किल में फंस गया था। क्यों ना तुम जाकर एरियल की मदद करो? थोड़ी देर सोचने के बाद एल्रिक को एक आइडिया आया। वो जियांग फेई को अपने बेटे का कोई और काम नहीं दे सकता था, लेकिन उसकी लाडली बेटी अभी भी थी। इसके अलावा इस तरह उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। डिंग। द मास्टर ऑफ द सेवन सीज एल्रिक हैज गिवन यू अ क्वेस्ट, रीइंफोर्स एरियल। विल यू एक्सेप्ट? ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं। जियांग फेई ने बिल्कुल देरी नहीं की। उसका गोल अब बस और रेपुटेशन हासिल करना था ताकि वो मरफोक्स वेंजेंस पहन सके। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जियांग फेई ने एल्रिक से विदा ली। फिर वो अपने 10,000 वेल वॉरियर्स को लेकर उस बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ा जहां एरियल थी। जब जियांग फेई अपनी आर्मी के साथ बैटलफील्ड पर पहुंचा तो एरियल का काम लगभग पूरा हो चुका था। जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा पहले ही खत्म हो गया था। मारो, जैसे चाहो वैसे अटैक करो। जियांग फेई के एक ऑर्डर पर जायंट वेल वॉरियर्स का एक ग्रुप बचे हुए दुश्मनों पर टूट पड़ा। ये जायंट वेल वॉरियर्स एरियल के लेवल 60 फिडलर क्रैब से कहीं ज्यादा मजबूत थे। ऊपर से एरियल के दुश्मन नागा साइरेंस नहीं बल्कि मकरूरास थे। दोनों तरफ की कॉम्बैट पावर में जमीन आसमान का फर्क था। जायंट वेल वॉरियर्स की बस एक ही मार इन मकरूरास का सिर घुमाने के लिए काफी थी। उसके बाद जायंट वेल वॉरियर्स उन्हें आसानी से चीर डालते। हे, तुम यहां कैसे डार्लिंग? एरियल उड़कर जियांग फेई के पास आई और प्यार से उसके हाथ से चिपक गई। तुम्हारे पिता तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहां भेजा है। जियांग फेई हंसा।
तुम कितने अच्छे हो, एरियल ने जियांग फे को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। अगर एरियल कोई नॉर्मल जनरल होती तो इस वक्त वो जियांग फे से नफरत करने लगती। वो लड़ाई का सबसे मुश्किल काम पहले ही खत्म कर चुकी थी, अब बस जीत का मजा चखना बाकी था। जियांग फे बिल्कुल आखिरी मौके पर अपनी मेन आर्मी लेकर आया और सबको मारकर सारा क्रेडिट ले लिया। ये तो उसके लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं थी, लेकिन एरियल की बात अलग थी। ये छोटी लड़की जियांग फे के पीछे पागल थी। जब बात जियांग फे की आती तो उसे मिलिट्री काम और इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसका प्यार उसकी मदद करने को तैयार था, वो उसी में बहुत खुश थी। डिंग, रीइंफोर्समेंट क्वेस्ट कंप्लीट। Obtained 11 million experience points. Obtained 2000 gold coins. Obtained 2000 reputation with the merfolk. Ding! Your reputation with the merfolk has reached worship. एक हरी रोशनी चमकी और मरफोक के साथ जियांग फे की रेपुटेशन आखिरकार अपने मैक्सिमम तक पहुंच गई। हाँ, आखिरकार मैं इसे पहन सकता हूं। जियांग फे खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने ट्रेजर हंटिंग रिंग को हटाकर मरफोक्स वेंजेंस पहन ली। भले ही इस ट्रेजर हंटिंग रिंग का एक यूनिक फंक्शन था, लेकिन इसके काम करने के चांस ना के बराबर थे। जियांग फे के एट्रीब्यूट्स अचानक से आसमान छूने लगे। चूंकि उसने पहले बहुत सारे नागा सायरन्स मारे थे, इसलिए इस होली आइटम रिंग के एट्रीब्यूट्स भी थोड़े बढ़ गए थे। अटैक पावर 4000 से ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 3200 से ज्यादा हो गई थी। उसकी वाइटैलिटी भी बढ़कर 280 पार कर गई थी। जियांग फे तो जैसे चुटकियों में इनविंसिबल बन गया। उसके हेल्थ पॉइंट्स 1 लाख से ऊपर चले गए थे और उसके पास 12,000 से ज्यादा डिफेंस था। जियांग फे किसी छोटे बॉस के बराबर हो गया था। उसकी अटैक पावर तो और भी बढ़िया थी। मरफोक्स वेंजेंस वैसे भी एक अटैक टाइप इक्विपमेंट था। जियांग फे के इसे पहनने के बाद उसकी अटैक पावर 30,000 को भी पार कर गई। रूथलेस बैराज के बिना भी वो इनविंसिबल था। अगर वो रूथलेस बैराज को 10 बार स्टैक कर दे तो उसका लगभग 1 लाख का डैमेज सच में गॉडली लेवल का होगा। एक होली आइटम रैंक्ड इक्विपमेंट से ऐसी ही उम्मीद थी, जियांग फे ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। सिर्फ इस एक रिंग के एट्रीब्यूट्स पूरे लेवल 60 के लेजेंडरी क्वालिटी इक्विपमेंट सेट को मिलाने के बाद भी उससे बेहतर थे। ऊपर से ये ग्रोथ वाली रिंग थी। बस अफसोस की बात है कि मैं डीमन रेस की वो 2-हैंडेड सॉर्ड नहीं पहन सकता, जियांग फे ने शिकायत की। उसने अभी अभी एक होली आइटम पहना था, लेकिन उसका लालच अभी से बढ़ने लगा था। जब जियांग फे अभी भी अपने एट्रीब्यूट्स देख रहा था, लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। आखिर जायंट वेल वॉरियर्स का मकरूरास से लड़ना बच्चों को पीटने जैसा ही था। भयानक मारकाट के एक छोटे से राउंड के बाद जंग खत्म हो गई। चलो, चलकर मेरे पिता से मिलते हैं, एरियल ने जियांग फे का हाथ खींचते हुए खुशी से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रिवॉर्ड न मिलने से कोई शिकायत ही नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जियांग फे को सारा क्रेडिट मिलने पर वो ज्यादा खुश थी। सच कहें तो जियांग फे को अब उन रिवॉर्ड्स की भी कोई फिक्र नहीं थी। आखिर उस होली आइटम रिंग की ताकत के सामने बाकी सारे रिवॉर्ड्स फीके पड़ गए थे। जैसा कि सोचा था, उनके वापस आने के बाद एल्रिक ने जियांग फे को 1 करोड़ से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 100 गोल्ड कॉइन्स दिए, जिनकी जियांग फे के लिए कोई खास अहमियत नहीं थी। अपने पिता को नागा सायरन की टेरिटरी पर कब्जा करने में मदद करने के लिए एरियल को वहीं छोड़कर जियांग फे इजाबेला और सिल्फी को वापस डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस ले गया। पूरे एक दिन उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद जियांग फे को एहसास हुआ कि एरियल सच में काफी केपेबल थी। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या जादू किया, लेकिन उसने सच में इसाबेला और सिल्फी को एक दूसरे के साथ रहना सिखा दिया था। भले ही उसे वजह नहीं पता थी, पर जियांग फे खुश था कि ये दोनों लड़कियां अब आपस में नहीं लड़ रही थीं। जब वो हर वक्त लड़ती थीं तो सच में बहुत सिरदर्द होती थी। लेकिन इन दोनों लड़कियों के हाथों टॉर्चर सहते हुए भी जियांग फे ने लड़कियों को पटाने का काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। अगर वो इसी तरह इन दोनों के साथ समय बिताता रहा तो उसका लड़की पटाने का लेवल पक्का बढ़ जाएगा। सिस्टर रोज, क्या मेरा सामान तैयार है? डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस वापस पहुंचने के बाद जियांग फे ने रोजेट रोज को मैसेज किया। आखिर पूरा एक दिन बीत चुका था। गिल्ड में इतने सारे इंजीनियर प्लेयर्स थे तो उन्होंने अब तक हाईली एक्सप्लोजिव पोशंस तैयार कर ही लिए होंगे, है ना? ये पहले ही हो चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी खड़ी की हुई परेशानी असल में इतनी बड़ी मदद बन जाएगी। गिल्ड के लगभग सारे इंजीनियर प्लेयर्स लेवल अप हो गए हैं और एक रेयर प्रोफेशन इंजीनियर प्लेयर ने तो अपना प्रोफेशन लेवल 2 लेवल्स तक बढ़ा लिया है। अगर फ्यूचर में ऐसे मौके मिलें तो गिल्ड के बारे में भी सोचना। रोजेट रोज हंसी। ये तो अच्छी बात है, मुझे फ्यूचर में भी उनकी जरूरत पड़ेगी। जियांग फे ने सिर हिलाया। एक्सपेंशन पैक रिलीज होने के बाद फोर्ट्रेस वॉर एकदम नॉर्मल बात हो जाएगी, लेकिन डिफेंस टावर्स के एट्रीब्यूट्स गॉडली होने की वजह से प्लेयर्स के लिए उन्हें इतनी आसानी से तबाह करना मुमकिन नहीं था। इसलिए इंजीनियर प्लेयर्स के बनाए हुए सीज वेपन्स इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। डॉनलाइट सिटी लौटने के बाद जियांग फे ने वो 20,000 हाईली एक्सप्लोजिव पोशंस ले लिए जो उसे अपनी क्वेस्ट के लिए चाहिए थे। बाकी के लिए उसने उन्हें गिल्ड के पास ही छोड़ दिया। उन्हें बाद में सीज वेपन्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस वापस पहुंचने के बाद जियांग फे ने डेमोलिशन जनरल फ्रिट्ज को ढूंढा।
मास्टर, मैं आपके लिए हाईली एक्सप्लोजिव पोशंस ले आया, जियांग फे ने फ्रिट्ज से कहा। जैसा मैंने सोचा था, तुमने मुझे निराश नहीं किया। सिर्फ तुम्हारे जैसा एलीट नेफिलिम ही इतने मुश्किल टास्क को इतनी जल्दी पूरा कर सकता है, फ्रिट्ज ने खुशी से कहा। डिंग। क्वेस्ट कंप्लीट। ऑब्टेन्ड 80 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ऑब्टेन्ड 3000 गोल्ड कॉइन्स। ऑब्टेन्ड 15,000 ऑनर पॉइंट्स। ऑब्टेन्ड 500 रेपुटेशन इन द डार्क फैक्शन। डिंग। Congratulations, player word your glider for reaching level 69. All attributes +1. Gained 5 undistributed attribute points. एक सुनहरी रोशनी चमकी और जियांग फे का लेवल एक बार फिर बढ़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मर्फोक के साथ रेपुटेशन कमाते समय उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला था। तो इन 8 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ मिलकर जियांग फे का लेवल बढ़कर 69 हो गया। लेकिन इस क्वेस्ट को पूरा करने के बाद वॉर सप्लाइज सीरीज की सारी क्वेस्ट्स पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। जियांग फे ने पूरा फोर्ट्रेस छान मारा, लेकिन उसके लिए और कोई काम की क्वेस्ट्स नहीं बची थीं। इस वक्त तीनों कमांडर्स वॉर टैक्टिक्स डिस्कस करने में बिजी थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो और क्वेस्ट्स देने वाले हैं। जियांग फे उन जूनियर ऑफिसर्स की क्वेस्ट्स करने के लिए बहुत आलस कर रहा था। आखिर उन सिंपल क्वेस्ट्स में प्लेयर्स को बस बताए गए लेवल 60 मॉन्स्टर्स को मारना होता था या कुछ क्वेस्ट आइटम्स लाकर देने होते थे। ये क्वेस्ट्स आम प्लेयर्स के लिए डिजाइन की गई थीं। ये आसान थीं, लेकिन इनमें एक्सपीरियंस भी बहुत कम मिलता था। ऐसी क्वेस्ट्स जिनमें सिर्फ कुछ मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हों, जियांग फे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती थीं। चूंकि जियांग फे के पास अब करने के लिए कोई क्वेस्ट्स नहीं थी, तो उसके पास रिलैक्स करने का टाइम था। लेकिन चूंकि उसके साथ इजाबेला और सिल्फी जैसी 2 खूबसूरत लड़कियां थीं, इसलिए वो बोर्ड नहीं था। जब कुछ करने को नहीं था, तो जियांग फे उन्हें फैक्शन एरिया के बड़े से इलाके में घुमाने ले गया। खूबसूरत लड़कियों के साथ नज़ारे देखना, ये जियांग फे के गेम खेलकर रिलैक्स करने वाले पर्पस से बिल्कुल मैच भी करता था। अगले कुछ दिनों तक जियांग फे ने अपना ज्यादातर समय ऐसे ही बिताया। दिन में वो आइलैंड पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता। शाम को वो गेम में उन दोनों लड़कियों के साथ घूमता फिरता। कभी कभी जब एरियल फ्री होती तो वो भी सीधा आ जाती और कुछ देर जियांग फे के साथ टाइम स्पेंड करती। लड़कियों के साथ कुछ दिन बिताने के बाद जियांग फे ने लड़की पटाने में काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। भले ही ये दोनों लड़कियां भी इस मामले में रुकी लेवल पर थीं, फिर भी जियांग फे ने लड़कियों से बात करने का तरीका काफी हद तक सीख लिया था। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। इस दौरान जियांग फे ने ओरिजिन फोर्स के एप्लीकेशन में पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर ली थी। भले ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जियांग फे कोई एडवांस रूटीन नहीं बना पाया था, लेकिन फिर भी उसकी कॉम्बैट पावर पहले के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। 0541 चलो घर चलते हैं। आज गेम से बाहर आने के बाद जियांग फे ने प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं की। जी कैप्टन, अभी आपके पास असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करके और ज्यादा इंप्रूव करना सच में बहुत मुश्किल है। 0541 ने भी जियांग फे की बात से सहमति जताई। तो चलो घर चलते हैं। जियांग फे ने एक बार फिर जिगैंटिक सेबर बाहर निकाली और घर के रास्ते पर निकल पड़ा। 0541 हमें गए हुए कितना टाइम हो गया? उड़ते हुए जियांग फे ने पूछा। निकले हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 0541 ने जवाब दिया। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, जियांग फे बड़बड़ाया। वार्निंग, आगे हाई एनर्जी डिटेक्ट हुई है। मेरी सलाह है कि आप रास्ता बदल लें। जब जियांग फे घर जाकर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बेताब हो रहा था, तभी 0541 की वार्निंग बजी। एनर्जी इंटेंसिटी और कोऑर्डिनेट्स बताओ। जियांग फे अब 0541 को बहुत अच्छे से समझने लगा था। जाहिर है, वो जानता था कि बैटल स्टेट में ज्यादा डिटेल्ड और सटीक इन्फॉर्मेशन आसानी से कैसे निकाली जाती है। 7 बजे की डायरेक्शन में 45 किलोमीटर दूर एक छोटे से आइलैंड पर 5 लेवल 4 मेटा ह्यूमंस लड़ रहे हैं। 0541 ने तुरंत अपने स्कैन के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। ओह, जियांग फे थोड़ा हैरान हुआ। कैप्टन, मेरा अभी का एनर्जी रिजर्व कम है। मेरी सलाह है कि आप इस बैटल जोन से दूर रहें। 0541 ने जियांग फे से रास्ता बदलने की रिक्वेस्ट की। इनविजिबिलिटी सिस्टम एक्टिवेट करो। चलो चलकर देखते हैं। ऐसा बहुत कम होता था कि जियांग फे 0541 की सलाह न माने। जिगैंटिक सेबर बहुत तेज थी, इसलिए जियांग फे और 0541 जब तक बात कर ही रहे थे, वो बैटल साइट से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गया था। इस वक्त लेवल 4 की स्ट्रेंथ रखने वाला जियांग फे भी उन 4 मेटा ह्यूमंस की लड़ाई से उठ रही उस जानी पहचानी एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। श्रोडर, ह्यूमन टॉर्च श्रोडर, वो म्यूटेंट्स ब्रदरहुड का डीकन था। म्यूटेंट्स ब्रदरहुड में उसकी पोजीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस में बूढ़े है की थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि ये आदमी जेनी का भाई था और जेनी फीनिक्स की प्रेडिसेसर थी। इससे पहले फीनिक्स ने जियांग फे की बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए चाहे जो हो जाए, जियांग फे को वहां जाकर देखना ही था। ठीक है, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। भले ही 0541 नहीं चाहता था कि जियांग फे बैटलफील्ड के पास जाए, लेकिन वो बस एक सपोर्ट सिस्टम था। फैसले लेने की सारी पावर जियांग फे के ही हाथों में थी। बस
एक हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशन के साथ 0541 ने इनविजिबिलिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, जो मिरर रिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जियांग फे को पूरी तरह छिपा देता था। कैप्टन, भले ही इनविजिबिलिटी सिस्टम ऑन कर दिया गया है, लेकिन आपको बैटलफील्ड के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी ज्यादा पास जाने पर आपको आसानी से सेंस किया जा सकता है, 0541 ने उसे याद दिलाया। सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट्स ही नहीं, बल्कि दूसरे मेटा ह्यूमंस भी एनर्जी सेंस कर सकते थे, लेकिन कुछ खास तरह के म्यूटेंट्स को छोड़कर ज्यादातर वेस्टर्न मेटा ह्यूमंस के सेंसेस चाइना मार्शल आर्टिस्ट्स जितने स्ट्रांग नहीं होते थे। ऊपर से क्योंकि चाइना मार्शल आर्टिस्ट्स की इंटरनल स्ट्रेंथ ज्यादा छिपी हुई होती थी, इसलिए उसे सेंस कर पाना और भी मुश्किल होता था। समझ गया? जियांग फे ने सिर हिलाया और जिगैंटिक सेबर को बैटलफील्ड की तरफ मोड़ दिया। दूर से ही जियांग फे बैटलफील्ड का नजारा देख पा रहा था। वो भी एक छोटा सा आइलैंड था, लेकिन जियांग फे जिस आइलैंड पर प्रैक्टिस करता था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसका रेडियस कुछ किलोमीटर्स का था। इस वक्त आइलैंड की हवा के उल्टी तरफ वाले बीच पर 5 मेटा ह्यूमंस लड़ रहे थे। चूंकि ये एक सुनसान आइलैंड था, इसलिए वो पांचों मेटा ह्यूमंस अपनी पूरी पावर के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने खुद को बिल्कुल नहीं रोका हुआ था। आग की लपटें और बिजलियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और एक के बाद एक भयानक एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। बस एक नज़र में जियांग फे समझ गया कि वहां क्या चल रहा था। ह्यूमन टॉर्च श्रोडर और लाइटनिंग पावर्स इस्तेमाल करने वाली एक और फीमेल म्यूटेंट 3 लेवल 4 मास्टर्स के अटैक्स को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त बैटलफील्ड के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ह्यूमन टॉर्च श्रोडर और वो लाइटनिंग वाली औरत सिर्फ लोअर लेवल 4 मेटा ह्यूमंस थे, जबकि सामने वाले 3 लोगों में से एक इंटरमीडिएट लेवल 4 तक पहुंच चुका था। अगर उन तीनों दुश्मनों को श्रोडर और उस लाइटनिंग वाली औरत को जिंदा वापस ना ले जाना होता तो ये लड़ाई कब की खत्म हो चुकी होती। डैम, ये जापानीज अपनी हदें पार करते जा रहे हैं। लड़ाई देखकर जियांग फे को तुरंत गुस्सा आ गया। इसकी वजह बहुत सिंपल थी। श्रोडर के दुश्मन असल में 3 बायो ह्यूमंस थे, पूरी तरह से कंट्रोल किए जा सकने वाले लेवल 4 बायो ह्यूमंस। उन तीनों बायो ह्यूमंस की परफॉर्मेंस देखकर जियांग फे को शक हुआ कि जापानीज ने हाई लेवल्ड बायो ह्यूमंस को मास प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। ऊपर से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छी तरह समझ लिया था कि अब वो कम से कम लेवल 4 इंटरमीडिएट बायो ह्यूमंस बना सकते थे। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। जियांग फे के माथे पर सिकुड़न आ गई। जैसे ही जियांग फे सोच में पड़ा, एक बायो ह्यूमन का थूका हुआ कोरोसिव म्यूकस सीधा श्रोडर के बाएं हाथ पर जा लगा। वो तुरंत सूज गया और अब उसे अपने पूरे हाथ में कुछ महसूस नहीं हो रहा था। श्रोडर पहले ही अपने दोनों हाथों से दुश्मन का सामना करने में स्ट्रगल कर रहा था। अब अपना एक हाथ खोने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसके अलावा उसके पास खड़ी इलेक्ट्रिस की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी और शायद वो भी जंग में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। नहीं, मुझे मदद करनी ही होगी, जियांग फे ने दांत पीसते हुए कहा। कैप्टन, थियोरेटिकली आपके लिए इन तीनों बायो ह्यूमंस को हराना पॉसिबल है, लेकिन आपके पास बैटल एक्सपीरियंस कम है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप एक और बार सोच लें, 0541 ने जियांग फे को वॉर्न किया। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने इन बायो ह्यूमंस को श्रोडर को पकड़ने दिया तो मैं फीनिक्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? जियांग फे एक गर्म खून वाला नौजवान था। वो तियान्यू जैसे लोगों की तरह हर चीज में नफा नुकसान नहीं देख सकता था। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आखिर जियांग फे अभी भी कैप्टन था। चूंकि जियांग अपना मन बना चुका था, इसलिए 0541 के पास उसका फैसला बदलने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। जियांग फे ने जिगैंटिक सेबर को घने जंगल की तरफ मोड़ा और अंदर कहीं उतर गया। फिर उसने लड़ाई के करीब जाने के लिए 0541 का इन्विंसिबिलिटी इफेक्ट इस्तेमाल किया। किस्मत से वहां मौजूद हर कोई अपने दुश्मनों पर फोकस कर रहा था और किसी ने भी जियांग फे के आने पर ध्यान नहीं दिया। आखिर ये एक सुनसान जगह थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके दुश्मन के पास कोई बैकअप होगा। जंपिंग स्लैश। जियांग फे एक लोअर टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन के करीब पहुंचा और तुरंत अपनी इक्विपमेंट स्किल एक्टिवेट कर दी। एक ही छलांग में जियांग फे अचानक कुछ 10 मीटर्स आगे गया और बायो ह्यूमन के पीछे पहुंच गया। बायो ह्यूमन जोर से चिल्लाया, लेकिन अब रिएक्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पेनेट्रेटिंग च्वी स्ट्राइक। एक जानलेवा हमला करने के लिए जियांग फे ने अपनी इक्विपमेंट स्किल के साथ ओरिजिन फोर्स भी एक्टिवेट कर दी। ये बात जियांग फे को बैटल स्ट्रैटेजी बनाने की अपनी 10 दिन की प्रैक्टिस के दौरान समझ आई थी। भले ही इक्विपमेंट स्किल्स उसके मूवमेंट्स को लिमिट कर देती थीं, लेकिन वो जियांग फे को अपनी बॉडी की एनर्जी इस्तेमाल करने से नहीं रोकती थीं। इसलिए जब उसने इक्विपमेंट स्किल्स एक्टिवेट की तो वो अपनी बॉडी की एनर्जी से अपने अटैक को बूस्ट कर पाया। बूम! जियांग फे ने पीछे से उस निहत्थे बायो ह्यूमन पर हमला कर दिया था। जियांग फे का मुक्का बायो ह्यूमन की पीठ पर पड़ा। पेनेट्रेटिंग क्वी स्ट्राइक की एनर्जी ने पल भर में बायो ह्यूमन की बॉडी को अंदर से फाड़ दिया। बायो ह्यूमन की पीठ पर एक स्केल के साइज का बड़ा सा गड्ढा बन गया था। उस मांस के लोथड़े के बीच जियांग फे उसका धड़कता हुआ दिल भी देख सकता था। उसी वक्त जियांग फे ने बायो ह्यूमन की बॉडी में जो एनर्जी डाली थी वो ब्लास्ट हुई और उसके अंदर के ऑर्गन्स जलकर राख हो गए। बस एक ही अटैक में जियांग फे के इस धोखे से किए गए वार ने एक लोअर टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन की जान ले ली।
गाह। मिडिल टीयर लेवल 4 बायो ह्यूमन ने तुरंत श्रोडर पर अटैक करना बंद कर दिया और सावधानी से जियांग फे की तरफ मुड़ा। ब्रदर जियांग फे, क्या ये तुम हो? श्रोडर ने हैरानी भरी आवाज में पूछा। उसे लगा था कि आज उसकी जान चली जाएगी, लेकिन न जाने कैसे जियांग फे उसकी जान बचाने आ गया था। हम पुरानी बातें बाद में कर सकते हैं। ये लो, इसे खाओ। जियांग फे ने श्रोडर की तरफ 2 मेडिसिनल पिल्स उछालते हुए कहा। ये तो श्रोडर की आंखें फटी रह गईं। ग्रैंड रिस्टोर पिल और ईविल पर्जिंग पिल चाइना मार्शल आर्ट सर्कल में बहुत मशहूर आइटम्स थीं। दूसरे मेटा ह्यूमंस भी बहुत पहले से इनके बारे में जानते थे, लेकिन चाइना मार्शल आर्ट अलायंस इन आइटम्स की बहुत कड़ी निगरानी करता था। आखिर उन्हें भी जियांग फे से ये बहुत कम क्वांटिटी में ही मिल पाती थीं। चूंकि ये इतनी रेयर आइटम्स थीं, इसलिए बाहरी लोगों के लिए इन्हें हासिल करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए सिर्फ श्रोडर ने ही नहीं, बल्कि शायद हायर रैंक्ड म्यूटेंट्स ने भी इन पिल्स को कभी नहीं देखा था और बस इनके बारे में सुन रखा था। अभी इसे खा लो, सवाल बाद में पूछना। जियांग फे ने अपने सामने खड़े दोनों बायो ह्यूमंस को चौकन्ना होकर देखा। इलेक्ट्रिस जियांग फे के पास आ गई, जैसे वो भी उसके साथ लड़ना चाहती हो, लेकिन इलेक्ट्रिस की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। उसकी बॉडी की एनर्जी भी बहुत अनस्टेबल लग रही थी। उसने पक्का खुद को बहुत थका लिया था और शायद अब उसमें लड़ने की बहुत कम हिम्मत बची होगी। ठीक है, श्रोडर को जियांग फे पर इतना भरोसा था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना जियांग फे उसे बचाने नहीं आता। श्रोडर ने अपना सिर पीछे किया और दोनों मेडिसिनल पिल्स निगल गया। सच कहें तो प्लैनेट नामेक के पोशंस किसी जादू की तरह काम करते थे। ईविल पर्जिंग पिल के पेट में जाते ही श्रोडर को तुरंत महसूस हुआ कि उसके हाथ से जहर तेजी से निकल रहा है। वो अपने हाथ को फिर से महसूस कर पा रहा था। ग्रैंड रिस्टोर पिल निगलने के बाद न सिर्फ उसके गले हुए हाथ की रिकवरी स्पीड बढ़ गई, बल्कि उसकी पुरानी चोटें भी गायब हो गईं। अपनी जो बहुत सारी एनर्जी उसने खर्च की थी, उसे छोड़कर श्रोडर लगभग अपनी पहले जैसी एकदम फिट स्टेट में वापस आ गया था। थैंक यू ब्रदर जियांग फे, श्रोडर ने जियांग फे से कहा। तुम मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हो। अभी तुम दोनों उस लोअर टीयर लेवल 4 मेटा ह्यूमन पर फोकस करो। मैं इस मिडिल टीयर लेवल 4 मेटा ह्यूमन को देखता हूं। जियांग फे ने अपने शिकार की तरफ झपटते हुए कहा। ठीक है। श्रोडर ने सिर हिलाया और उसने और इलेक्ट्रिस दोनों ने मिलकर उस लोअर टीयर लेवल 4 बायो ह्यूमन को घेर लिया। भले ही पहले वो कमजोर पड़ गए थे, लेकिन इसकी वजह ये थी कि दुश्मन गिनती में ज्यादा थे। ऊपर से उनका एक दुश्मन मिडिल टीयर लेवल 4 का था। इसलिए अपनी पिछली लड़ाई में श्रोडर और इलेक्ट्रिस दोनों ही बुरी तरह पिट रहे थे, लेकिन अब बात 2 के मुकाबले 1 की थी। ये अपना बदला लेने का उनका सबसे अच्छा मौका था। बिजली और आग के मिलने से भयानक चिंगारियां उठीं। जल्द ही उन दोनों म्यूटेंट्स ने उस लोअर टीयर लेवल 4 बायो ह्यूमन को काबू में कर लिया। अब उसका पूरी तरह से खात्मा होना बस कुछ ही पल की बात थी। उसी वक्त जियांग फे बैटलफील्ड के दूसरी तरफ मिडिल टीयर लेवल 4 म्यूटेंट से लड़ने में बिजी था। भले ही जियांग फे पहले वॉइड मांटा से लड़ चुका था, जो वो भी एक मिडिल टीयर लेवल 4 मेटा ह्यूमन था, लेकिन तब 0541 ने जियांग फे को काफी हद तक प्रोटेक्ट किया था। अब चूंकि 0541 के पास बहुत कम एनर्जी बची थी, इसलिए इस मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन को हराने के लिए जियांग फे को अपनी खुद की पावर्स पर ही भरोसा करना था। आ जाओ जापानीज आदमी, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। जियांग फे ने चिल्लाते हुए अपना मुक्का मारा। ठंडी एनर्जी की एक लहर बायो ह्यूमन की तरफ तेजी से निकली। कह, तुम चाइनीज लोग फिर से, तुम लोग हमेशा हमारे प्लान्स खराब कर देते हो। मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन ने पलटवार करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा। बैंग। भले ही वो बायो ह्यूमन गुस्से में था, लेकिन वो अपने वार में जरा भी धीमा नहीं था। उसने भी एक हरी एनर्जी बीम छोड़ी जो जियांग फे के अटैक से जा टकराई। इस टक्कर से हुए धमाके की वजह से जियांग फे हल्का सा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और इस टक्कर से उसकी बॉडी का एनर्जी वॉर्टेक्स भी कई बार हिल गया। होली क्रैप, मेरा एनर्जी लेवल सिर्फ लोअर टियर लेवल 4 का ही है। अगर हम ऐसे ही एनर्जी ब्लास्ट से लड़ते रहे तो मैं पक्का हार जाऊंगा। जियांग फे ने माथा से कोड़ा। चूंकि एनर्जी ब्लास्ट से लड़ने में जियांग फे का नुकसान था, इसलिए उसने फैसला किया कि अपने दुश्मन से पास जाकर लड़ना ही बेहतर होगा। भले ही ये बायो ह्यूमंस टोक्यो के लोग नहीं थे, लेकिन वो एकदम परफेक्ट जापानीज बोलते थे। ऊपर से भले ही इन बायो ह्यूमंस के पास बहुत स्ट्रांग कैपेबिलिटीज थीं, लेकिन उनके मूवमेंट्स काफी धीमे और अटपटे थे। जब वो अपने एनर्जी ब्लास्ट इस्तेमाल कर रहे थे तो ये बात साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में ऐसी हल्की सी देरी भी उनकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। 0541 के एनालिसिस के हिसाब से ये बायो ह्यूमंस शायद वो म्यूटेंट्स थे जिन्हें जापानीज ने पकड़ लिया था। जब इन म्यूटेंट्स को बायो ह्यूमंस में बदला गया तो इन्होंने अपनी सोचने समझने की ताकत खो दी थी। उसके बाद जापानीज इनकी बॉडी में लगी चिप्स के जरिए इन्हें कंट्रोल करते थे। इसलिए ये सारे हाई लेवल बायो ह्यूमंस रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बायो मशीन इंसानों जैसे ज्यादा थे। चूंकि आग से आग बुझाना बेकार था, इसलिए जियांग फे को अपनी चालबाजियों पर ही दांव लगाना था। आखिर उसने बूढ़े ऐसे मुक्कों से लड़ने की एक बेनाम टेक्निक सीखी थी, इसलिए नॉन चाइनीज मार्शल आर्ट वाले दुश्मनों के सामने वो कमजोर नहीं पड़ने वाला था। फोर्स पंच।
फोर्स पंच से मिली एक्स्ट्रा स्पीड का इस्तेमाल करके जियांग फे अचानक उस मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन के बहुत करीब पहुंच गया। बैंग! भले ही उस बायो ह्यूमन ने पागलों की तरह जियांग फे का अटैक ब्लॉक कर लिया था, फिर भी जियांग फे के फोर्स पंच ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। उसी वक्त जियांग फे ने उस बायो ह्यूमन की बॉडी को जमाने के लिए अपनी बर्फीली एनर्जी एक्टिवेट कर दी। बायो ह्यूमन की बॉडी अब बर्फ से ढक चुकी थी और की मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई थी। जियांग फे का एक ही अटैक काम कर गया था, लेकिन मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। एक जोरदार चीख के साथ उसने एक हरी रोशनी की बीम छोड़ी। जियांग फे का फ्रॉस्ट इफेक्ट तुरंत उसकी बॉडी से हट गया। इससे निपटना सच में मुश्किल है। जियांग फे ने हल्के से तेवर बदले, लेकिन वो इसके लिए तैयार था। अगर एक मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन को हराना इतना आसान होता तो जियांग फे को कोई असली बैटल ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। शफल! जियांग फे का अटैक इफेक्ट हटाने के बाद बायो ह्यूमन ने पलटवार शुरू कर दिया। उसकी आंखों से 2 हरी रोशनी की बीम्स निकलीं और सीधे जियांग फे के चेहरे की तरफ गईं। चूंकि बायो ह्यूमन को रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा था, इसलिए वो क्लोज कॉम्बैट में उतना फुर्तीला नहीं था। इसलिए वो जियांग फे को अपने साथ एनर्जी ब्लास्ट से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। होली SH*T! जियांग फे हैरानी से चिल्लाया। चूंकि फासला बहुत कम था और दोनों हरी रोशनी की बीम्स बहुत तेज थीं, जियांग फे के पास इस अटैक से बचने का कोई समय नहीं था। वेव बैरियर! जियांग फे ने तुरंत अपने इक्विपमेंट की स्किल एक्टिवेट कर दी। वो इस आदमी से लड़ने के लिए अपनी बॉडी की एनर्जी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अगर वो ऐसा करता और लड़ाई लंबी खिंच जाती तो वो पक्का हार जाता। जियांग फे शायद कुछ वार सह लेता, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। आखिर जियांग फे के पास सिर्फ एक लोअर टियर लेवल 4 मेटा ह्यूमन की एनर्जी थी। बिना किसी शक के वो आखिर में अपने दुश्मन से हार ही जाता। वेव बैरियर एक्टिवेट करने के बाद जियांग फे ने उन दोनों हरी रोशनी की बीम्स का जोरदार झटका सहा। दोनों बीम्स का डैमेज अब्जॉर्ब करने के बाद वेव बैरियर तेजी से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई हो। इसी बीच जियांग फे ने तुरंत अपने और बायो ह्यूमन के बीच का फासला मिटा दिया। जियांग फे ने अपना बायां हाथ बायो ह्यूमन के चेहरे के सामने घुमाया। जैसे ही बायो ह्यूमन ने जियांग फे को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया, जियांग फे ने अपना पैर उठाया और बायो ह्यूमन के सीने पर जोरदार किक जड़ दी। बैंग! फ्लेम एनर्जी ब्लास्ट हुई और बायो ह्यूमन 8 मीटर्स दूर जा गिरा। साथ ही बायो ह्यूमन का सीना बहुत बुरी तरह जल चुका था। जियांग फे की स्पीड कम नहीं हुई। उसने अपनी मूवमेंट स्पीड तेजी से बढ़ाने के लिए ग्लाइडिंग सेंट स्टेप के साथ ओरिजिन फोर्स एक्टिवेट कर दी। पलक झपकते ही जियांग फे उस बायो ह्यूमन के पास पहुंच गया जो अभी हवा में ही उड़ रहा था। अब मरो! जियांग फे जोर से चिल्लाते हुए हवा में उछला। उसने हवा में एक पलटी मारी और अपना घुटना सीधा बायो ह्यूमन के सीने पर दे मारा। ये वही जगह थी जहां बायो ह्यूमन को पिछली मार पड़ी थी। क्रैक! हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। भले ही बायो ह्यूमन की बॉडी स्टील जैसी मजबूत थी, फिर भी मेटालिक एनर्जी के बूस्ट से जियांग फे ने उसकी हड्डियां तोड़ दी थीं। स्प्लर्ट! जैसे ही जियांग फे ने उसे जमीन पर दे मारा, बायो ह्यूमन के मुंह से ताजे हरे खून की धार फूट पड़ी। जमीन पर 5 मीटर्स चौड़ा एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। डार्न इट! इस सक्सेसफुल अटैक के बाद जियांग फे ट्रायम्फेंट परस्यूट इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन बैटल एक्सपीरियंस कम होने की वजह से बायो ह्यूमन के धोखे से किए गए अटैक ने जियांग फे को चौंका दिया। बायो ह्यूमन के मुंह से निकला वो ताज़ा हरा खून सीधे जियांग फे के बचे हुए वेव बैरियर को तोड़ता हुआ उसके पूरे चेहरे और बॉडी पर जा गिरा। पल भर में जियांग फे को अपनी आधी बॉडी सुनहती महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी बची हुई एनर्जी इस्तेमाल की और एक ही छलांग में खुद को बायो ह्यूमन से दूर कर लिया। हे चाइना मैन, तुम सच में स्ट्रांग हो, लेकिन आज तुम भी मरोगे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बायो ह्यूमन की लाइफ फोर्स साफ तौर पर ज्यादातर मेटा ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। बायो ह्यूमन्स इंसानों से ज्यादा जानवरों की तरह थे। भले ही वो जंग में थोड़े अकड़े हुए थे, लेकिन अपनी जानलेवा लाइफ फोर्स और अटैक सहने की क्षमता की वजह से उनकी बैटल पावर्स बहुत स्ट्रांग थीं। मैं बहुत केयरलेस हो गया था। जियांग फे को अचानक समझ आया कि क्या हुआ है, लेकिन जियांग फे की लापरवाही से उसकी लड़ने की हिम्मत खत्म नहीं हुई थी। जियांग फे ने तुरंत एक ईविल पर्जिंग पिल और एक ग्रैंड रिस्टोर पिल निगल ली। उसी वक्त मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन ने तुरंत पलटवार नहीं किया। चूंकि वो बुरी तरह घायल था, इसलिए उसके लिए खड़ा होना भी बहुत दूर की बात थी। उसे हिलने डुलने लायक बनने के लिए कम से कम कुछ सेकंड्स की जरूरत थी। इस दौरान ईविल पर्जिंग पिल ने जियांग फे की बॉडी से बायो ह्यूमन के वायरस को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसके घाव भी तेजी से भर गए। जियांग फे की बैटल पावर वापस अपनी सबसे फिट स्टेट में लौट आई। ये पॉसिबल नहीं है, हमारा बायो वायरस ऐसे खत्म नहीं हो सकता। जब उसने देखा कि जियांग फे की बैटल पावर्स पूरी तरह वापस आ गई हैं, तो मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन होने के नाते वो लोअर टियर वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। इसलिए उसने जो जी वायरस इस्तेमाल किया था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। यहां तक कि जापानीज लोगों के पास भी इस वायरस की काट के लिए कोई खास दवा नहीं थी।
इस तरह के वायरस को बेअसर करने के लिए उन्हें बायोमॉडिफिकेशन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जिस वायरस को वो इनविंसिबल मानते थे उसे जियांग फे ने पल भर में खत्म कर दिया था। इस वजह से मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा जापानीज आदमी तुरंत घबरा गया। मारो मूवमेंट एबिलिटी वापस आते ही जियांग फे ने बिल्कुल देरी नहीं की। समझदारी इसी में थी कि वो अपने दुश्मन को उसके सबसे कमजोर पल में ढेर कर दे। अब चूंकि बायो ह्यूमन अभी तक अपनी गंभीर चोटों से नहीं उबरा था, जियांग फे ने मौका देखकर अपना ट्रायम्फेंट परस्यूट इस्तेमाल किया। बस एक मुक्के के साथ जियांग फे का सुलगता हुआ मुक्का उस बिना हिले डुले खड़े बायो ह्यूमन पर फिर से जा लगा। इससे बायो ह्यूमन के सीने का घाव और भी गहरा हो गया। एक और जानलेवा मार खाने के बाद बायो ह्यूमन की बॉडी पूरी तरह सुन्न पड़ गई। पहले वो धीरे धीरे अपनी मूवमेंट एबिलिटी वापस पा रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बस खड़े होकर जियांग फे को अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। स्लैश! जियांग फे ने अपनी हथेली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और ऑरिजिन फोर्स एक्टिवेट कर दी। उसकी हथेली के चारों तरफ मेटालिक एनर्जी की एक लेयर बन गई जो लगभग 1 फुट चौड़ी थी। क्रैक! जैसे ही जियांग फे का हाथ नीचे आया, तेज मेटालिक एनर्जी ने बायो ह्यूमन की गर्दन चीर दी। जियांग फे ने उसी जगह पर उस मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन का सिर धड़ से अलग कर दिया था। रंबल्स! उसका सिर गिरते ही जियांग फे ने बायो ह्यूमन की लाश को लात मारकर दूर फेंक दिया। मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन को मारने के बाद जियांग फे ने पलटकर बैटलफील्ड की दूसरी तरफ देखा। तब तक लोअर टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन का काम लगभग तमाम हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी आग से बुरी तरह जल चुकी थी और बिजली के झटके खा चुकी थी। फिर भी वो आदमी ढीठ बनकर लड़े जा रहा था। ये बायो ह्यूमन्स का एक सबसे बड़ा फायदा था। उनकी खुद की सोचने समझने की ताकत पहले ही मिटा दी गई थी। जंग में जापानीज लोग ही उन्हें कंट्रोल करते थे। इस वजह से इन बायो ह्यूमन्स को दर्द महसूस नहीं होता था और उन्हें मौत का भी कोई डर नहीं था। अपना और समय बर्बाद न करते हुए जियांग फे उछलकर आगे गया और उसने अपनी तलवार जैसी हथेली से उस लोअर टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन पर वार कर दिया। शफल! मेटालिक एनर्जी के बूस्ट की वजह से जियांग फे की तलवार जैसी हथेली किसी असली तलवार से भी ज्यादा तेज थी। जब एक मिडिल टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन इसे नहीं सह पाया था तो इस बुरी तरह घायल लोअर टियर बायो ह्यूमन के पास तो बचने का कोई चांस ही नहीं था। इस तरह जियांग फे ने तीनों बायो ह्यूमन्स को मार गिराया। थैंक यू सो मच ब्रदर जियांग फे। हुआक्सिया कल्चर के हिसाब से जियांग फे को रिस्पेक्ट देने के लिए श्रोडर ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी। मेरे पीछे आओ। जियांग फे अपनी स्पीड कम किए बिना सीधे उस छोटे से आइलैंड की दूसरी तरफ भागने लगा। क्या बात है? जियांग फे के पीछे भागते हुए श्रोडर और इलेक्ट्रस ने पूछा। ये बायो ह्यूमन्स अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे थे। ये उन रोबोट्स की तरह हैं जिन्हें दूसरे इंसान कंट्रोल कर रहे हैं। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जियांग फे ने कहा। 0541 ने पहले ही उन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लिया था जो इन बायो ह्यूमन्स को कंट्रोल कर रहे थे। भले ही बायो ह्यूमन्स को रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाले जापानीज लोग बैटलफील्ड से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो सकते थे। अगर जापानीज लोग बहुत दूर होते तो सिग्नल्स कमजोर पड़ जाते और उनकी कमांड्स में देरी होती, जिससे बायो ह्यूमन्स की बैटल पावर्स कम हो जाती। चूंकि 0541 के पास वर्चुअल वॉरफेयर के लिए जरूरी खास रेडार नहीं था, इसलिए वो इन बायो ह्यूमन्स को कंट्रोल करने वाले कमांड सिग्नल्स में सीधे तौर पर कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं कर सकता था। वरना जिन बायो ह्यूमन्स को बनाने में जापानीज लोगों ने इतनी मेहनत की थी वो सब जियांग फे के हो जाते। भले ही जियांग फे और श्रोडर हाई मूवमेंट स्पीड वाले मेटा ह्यूमन्स नहीं थे, फिर भी वो लेवल 4 मेटा ह्यूमन्स थे, इसलिए कुछ 10 किलोमीटर्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 10 मिनट से थोड़े से ज्यादा समय में वो एक खाली मैदान में पहुंच गए। वहां उस खाली जमीन पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। जापानीज लोगों का एक ग्रुप हेलीकॉप्टर में सामान रख रहा था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स पहले से ही बहुत तेज स्पीड में घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बस उड़ने ही वाला है। भागने की सोच रहे हो? क्या ये पॉसिबल भी है? जल्द ही जियांग फे और बाकी दोनों मैदान के बीचों बीच पहुंच गए। डैम! ये लोग पहुंच गए। डिवाइसेस को छोड़ो, तुरंत टेक ऑफ करो, जापानीज पायलट जोर से चिल्लाया। हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स और भी तेजी से घूमने लगे और पूरा प्लेन जमीन से ऊपर उठने लगा। वहीं रुक जाओ, श्रोडर ने जोर से चिल्लाते हुए हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की तरफ एक जायंट फायरबॉल फेंका। बूम! रोटर ब्लेड्स पल भर में उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गए। जो हेलीकॉप्टर हवा में 3 मीटर से भी कम ऊपर उठा था वो तुरंत जमीन पर आ गिरा। बूम! भले ही ये सिर्फ 3 मीटर्स की ऊंचाई से गिरा था, लेकिन कई टन भारी हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर के इस तरह टूटकर गिरने से अंदर फंसे जापानीज लोगों को जोरदार चोट लगी। आह! माय गॉड! जापानीज आदमियों के दर्द से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। क्रैश की वजह से उन सबको अलग अलग तरह की चोटें आई थीं। कुछ बॉडीगार्ड्स जो लोअर टियर बायो ह्यूमन्स थे, उनकी हालत उतनी खराब नहीं थी। हेलीकॉप्टर के जमीन पर क्रैश होने से पहले ही वो कूदकर बाहर आ गए थे। लेकिन क्रैश से सारे टेक्नीशियंस बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। जिनकी किस्मत ज्यादा खराब थी, उनके शरीर में हेलीकॉप्टर के नुकीले मेटालिक ऑब्जेक्ट्स घुस गए थे। बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के अभी जैसी सिचुएशन थी, उसे देखकर लग रहा था कि शायद ही इनमें से कोई जिंदा बचेगा।
जियांग फे, ये लोग कौन हैं? भले ही श्रोडर ने ही हेलीकॉप्टर पर अटैक करके उसे गिराया था, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूजन में था। श्रोडर असल में अपनी बहन जेनी को ढूंढने आया था। उसके बगल में खड़ी औरत इलेक्ट्रेस उसकी गर्लफ्रेंड बेरी थी। वो दोनों म्यूटेंट्स ब्रदरहुड के किसी काम से यहां नहीं आए थे, बल्कि वो अपने पर्सनल काम से आए थे। जेनी काफी समय से गायब थी। श्रोडर हर वक्त उसे ही ढूंढ रहा था। इस बार उसे खबर मिली थी कि किसी ने जेनी को इस छोटे से आइलैंड पर देखा है। यही वजह थी कि वो और बेरी यहां छानबीन करने आए थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से आइलैंड पर कदम रखते ही बायो ह्यूमन्स उन पर अटैक कर देंगे। अब तक उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये बायो ह्यूमन्स असल में कौन थे। पहले इन्हें पकड़ लेते हैं, मैं तुम्हें बाद में सब समझाता हूं, जियांग फे ने लोअर टियर बायो ह्यूमन्स पर अटैक करते हुए कहा। इन लेवल 2 बायो ह्यूमन्स को जापानीज लोगों ने पकड़ने के बाद मॉडिफाई नहीं किया था, बल्कि ये स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने मॉडिफाई होने के लिए अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। इसलिए अपना होश या सोचने समझने की ताकत खोए बिना भी वो जापानीज लोगों के वफादार थे। वफादार होने के बावजूद ये लोग बस नॉर्मल इंसान ही थे, इसलिए मॉडिफाई होने के बाद भी उनकी बैटल पावर्स लिमिटेड थीं। उनमें से सबसे ताकतवर बस लोअर टियर लेवल 3 पर था। ज्यादातर के पास सिर्फ लेवल 2 की कैपेबिलिटीज थीं। वो बॉडीगार्ड्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए तो सही थे, लेकिन उनसे हाई लेवल बैटल्स में लड़ने की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन्हीं लोगों से जियांग फे को सबसे ज्यादा डर लगता था। चाहे वो चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स हों या वेस्टर्न म्यूटेंट्स, किसी भी मेटा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के पास 10,000 से ज्यादा मेंबर्स नहीं थे। अगर उनके पास कुछ हजार मेंबर्स भी हों, तो भी उनके 80% मेंबर्स लेवल 1 मेटा ह्यूमन्स होते थे। उनकी ताकत स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस से बस थोड़ी ही ज्यादा होती और उनसे कोई असली खतरा नहीं था। दूसरी तरफ जापानीज अपनी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से कई हजार और यहां तक कि लाखों लेवल 3 बायो ह्यूमन्स बना सकते थे। वो आज और बीते कल की सारी सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी और तबाही मचाने वाली आर्मी साबित होती। ज्यादातर आर्म ट्रूप्स के लिए इन लोगों को हरा पाना शायद मुमकिन ही नहीं था। जापानीज दूसरे बड़े देशों के न्यूक्लियर थ्रेट से बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर इतना ज्यादा पैसा और दिमाग नहीं लगा रहे थे। आखिर भले ही उनकी बायो ह्यूमन आर्मी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का हमला नहीं झेल सकती थी। लेकिन अगर जापानीज न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब हो गए तो उन्हें दूसरे देशों से मिलने वाले न्यूक्लियर थ्रेट्स की फिक्र नहीं होगी। तब बैटलफील्ड पर उनकी लाखों बायो ह्यूमन आर्मीज के होने पर उन्हें कौन रोक पाएगा? बहुत जल्द टेक्नीशियंस की सुरक्षा में लगे सारे लेवल 2 बायो ह्यूमन्स को जियांग फे और उसके दोनों साथियों ने मार गिराया। सारे टेक्नीशियंस को घेरकर पकड़ लिया गया, जिनमें वो 2 जापानीज भी शामिल थे जो उन 2 हाई टियर बायो ह्यूमन्स को कंट्रोल कर रहे थे। वो तीसरा जापानीज जो आखिरी बायो ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा था, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर उसके दिमाग के आर पार घुसे एक स्टील पाइप ने तुरंत उसकी जान ले ली थी। जियांग फे, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस सब का मतलब क्या है? मुझे लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है, श्रोडर ने जियांग फे से कहा। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। जापानीज की बायोटेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, वो जियांग फे की सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। भले ही ब्रेवहार्ट के सारे फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करने के बाद जियांग फे को जापानीज के न्यूक्लियर वेपन्स या बायो ह्यूमन आर्मी की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन फ्रैगमेंट्स की लोकेशन और वो उसे कब मिलेंगे, इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था। जियांग फे की अभी की कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो अकेले जापानीज की इस साजिश को नहीं रोक सकता था। इसलिए उसने श्रोडर और हां तियान्यू को जापानीज के प्लान के बारे में बताने का फैसला किया। श्रोडर के पीछे मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री का हाथ था। अगर उनके पास पक्के सबूत हों तो मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री और म्यूटेंट्स ब्रदरहुड पक्का आंखें बंद करके जापानीज को इतनी आसानी से अपनी ताकत नहीं बढ़ाने देंगे। भले ही जियांग फे को उनसे जापानीज को पूरी तरह रोकने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ये तो चाहता ही था कि वो कम से कम जापानीज के कामों की रफ्तार धीमी कर दें। इससे उसे ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट्स ढूंढने का समय मिल जाएगा, जो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। हाँ, तियान्यू के मामले में भी यही बात थी। हाँ, तियान्यू के पीछे चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट था। अगर उन्हें इस सब के पीछे का सच पता चल गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोई एक्शन लिए बिना इसे इग्नोर कर दें। तब तक चाइनीज गवर्नमेंट शायद जापानीज की प्रोग्रेस धीमी करने की कोशिश करेगी या फिर अपनी डिफेंसिव तैयारियां तेज कर देगी, और ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। अपना मन बनाने के बाद जियांग फे ने श्रोडर को वो सब बता दिया जो उसे जानना जरूरी था। उसने सिर्फ फीनिक्स से अपनी मुलाकात और पानी के अंदर मौजूद बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वाली बातें छिपा ली। भले ही जियांग फे ने कुछ बहुत जरूरी जानकारी छिपा ली थी, जिससे उसकी कहानी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन उनके सामने पक्के सबूत मौजूद थे, जिनमें जापानीज डिवाइसेज और बंधक लोग शामिल थे। उनके सामने मौजूद इन पक्के सबूतों का मतलब था कि श्रोडर को जियांग फे की बात माननी ही थी। इसके अलावा जियांग फे ने श्रोडर की जान बचाई थी। ना चाहते हुए भी श्रोडर और बेरी दोनों ने दिल से जियांग फे की एक एक बात पर यकीन कर लिया था। डैम इट, टोक्यो के ये कमीने लोग, ये लोग आग से खेल रहे हैं। जियांग फे की पूरी बात सुनने के बाद श्रोडर गुस्से में चिल्लाया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसे और बेरी को बेवकूफ बनाया गया था।
जिस इंसान ने उन्हें बताया था कि उसने जेनी को इस छोटे से आइलैंड पर देखा है, वो असल में टोक्यो का एक निंजा था। चूंकि टोक्यो असल में मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री का वॉचडॉग था, इसलिए श्रोडर ने कभी उनके गलत इरादों पर शक नहीं किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ धोखा होगा। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि हाल ही में लेवल 2 और लेवल 3 के म्यूटेंट्स के गायब होने के कुछ मामले सच में सामने आए थे। जब उसने सारी कड़ियां जोड़ी तो श्रोडर के माथे से ठंडे पसीने टपकने लगे। मुझे माफ करना ब्रदर जियांग फेई, ये सब बहुत चौंकाने वाला है। हमें ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करने के लिए वापस नॉर्थ अमेरिका जाना होगा। मैं अब और देर तक तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। श्रोडर ने जियांग फेई से कहा। ठीक है, संभल कर जाना। जियांग फेई का मकसद पूरा हो चुका था। जापानीज के प्लान्स का पर्दाफाश करना ही तो शुरू से उसका प्लान था।